हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 9 कॉन्सेप्ट एंड मोड्स ऑफ एनालिसिस को पढ़ेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 9 है, इसमें टोटल मैंने 5 पार्ट बनाए थे और नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए थे। तो अगर आपको डीपली समझना है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंथी था, इसलिए इसके 5 पार्ट बने थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी टर्म्स है जो हमें समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप उस तरह से समझना चाहते हैं, बिल्कुल लाइन वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट है वो आप चैनल पे से जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मिल जाएगा, बिल्कुल डीप में मैंने समझा रखा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप पेपर से पहले, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और पेपर से पहले आप चैप्टर को समझना चाहते हैं या फिर रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ मैं पूरा डीप में नहीं समझाऊंगी, यहाँ मैं आपको सिर्फ एक मेन क्रक्स मैं आपको इस वीडियो में इस चैप्टर के बारे में देने वाली हूँ, क्योंकि वन शॉट रिवीजन होगी। और जो नोट्स है वो भी मैंने प्रोवाइड कर दिए थे, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो स्पेसिफिकली नहीं देखना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से भी चैप्टर के नोट्स को आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो और मेरे को ये बात भी कहनी थी कि कुछ बच्चों के ना डाउट आते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं उसके लिए स्पेसिफिकली वीडियो बना दूंगी अगर आप चाहो तो वो डाउट सेशन वीडियो हो जाएगी। आपके जितने भी डाउट है, अगर आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं उनके लिए जितनी भी देर की वीडियो बनेगी वो मैं सारे डाउट आपके उस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। अगर आप चाहो तो आप अपने जो डाउट्स हैं जितने भी हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। तो अब किसी भी चैप्टर के हो, आप किसी भी कोई भी चैप्टर हो, किसी का भी डाउट हो, वो आप मेरे को दे देना। मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी अगर आप ऐसा चाहते हो तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट एंड मोड्स ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ मैं पहला पॉइंट दिया है, मतलब पहला टॉपिक दिया है, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। अब पहली बात मैं पेन नहीं यूज़ करने वाली, क्योंकि पेन यूज़ करके पहले भी गंदगी मचा दी थी किताब में। अभी दूसरे बच्चे के लिए रखी है तो इसलिए पेंसिल को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने पेंसिल ले लिया है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। वो पहला दिया है, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट हमारा वो इंटरेस्ट होता है जो हमें सिंपल तरीके से मिल जाता है। नहीं, गलत। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट हमारा वो इंटरेस्ट होता है जो क्या होता है, पेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। यानी कि अब सिंपल इंटरेस्ट हमारा वो इंटरेस्ट होता है जो हमें प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिले, वही होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट विच इज पेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। तो वो पैसा, यानी कि अगर हमने क्या करा, 1 लाख रुपए हमने अगर उधार पे लिए थे, या फिर उधार पे भी छोड़ो, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, है ना, तो आपको अगर उस पर 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 लाख पे, यानी कि 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 1 लाख इंटू पे अगर आपको उनका 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है ना। अगर आपने 2 साल के लिए कर रहे थे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10,000, यानी कि 1,10,000 रुपये। यहाँ पे आपको 10 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 20,000। तो 1 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो आपको 2 साल के बाद 1,20,000 रुपये आपके मिल जाएंगे। यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए पे ही लगा है। पर शुरुआत के पहले साल में आपका 1 लाख रुपए पे जब 10% इंटरेस्ट मिला तो वो हुआ 1,10,000। फिर जब दूसरे साल में इंटरेस्ट लगा तो वो 1,10,000 पे नहीं लगा, वो किस पे लगा, वो दोबारा 1 लाख पे लगा। तो 1 लाख पे दोबारा 10,000 मिला, क्योंकि 2 साल का है। तो फर्स्ट साल के 10,000 रुपये और दूसरे साल के 10,000 रुपये मिलकर हो गए 20,000 रुपये। तो 1 लाख हमारी क्या थी, प्रिंसिपल अमाउंट, और 20,000 हो गया हमारा इंटरेस्ट। ये तो हो गया अगर हमने इन्वेस्ट किया। अगर हमने बोरो भी किया है तो भी हमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट पे होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, अब पहले तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT। अब P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T है हमारा टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए। अब वो 1 साल के लिए भी हो सकता है, 2 साल के लिए भी हो सकता है, 6 महीने के लिए भी हो सकता है, 8 महीने, 10 महीने, कितने भी टाइम पीरियड के लिए हो सकता है। अब यहाँ दिया है कि अगर मिस्टर X हैं जिन्होंने 10,000 रुपये क्या करे, बैंक से बोरो करे, यानी कि अगर हम देखें तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ गया, 10,000 आ गया। फिर उसके बाद ही एग्री टू रीपे द अमाउंट इन 8 मंथ। तो टाइम आ गया हमारा 8 महीने का। अब टोटल साल में महीने कितने होते हैं, साल में महीने होते हैं 12, यहाँ ये 8 महीने में ही वापस कर देंगे। तो 8/12 हो गया टाइम यहाँ पे। और यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, 10% का, तो आई हो गया हमारा, या फिर आई कहो या आर कहो। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे थे, आर ही कह लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का। अब अगर हम कैलकुलेट करें तो आई इज इक्वल टू पी क्या है, 10,000, इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, यानी कि 10/100%, का मतलब अपॉन में 100, मल्टीप्लाई में टाइम क्या है हमारा 8/12। ठीक है। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा। यहाँ क्या हो गया, आई इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 1100 इंटू 10, फिर मल्टीप्लाई बाय
अब इसे यहाँ पे जब आगे सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब मैंने कैलकुलेट कर रखा है इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा कट्टस पिटीस नहीं करके दिखा रही। तो आई आ जाएगा हमारा 667 रुपीज़। अभी एक बच्चे को इसमें भी एक डाउट था मेरे को, मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था, तो उस बच्चे ने ना मेरे को वापस कमेंट करके कहा कि दीदी मेरा नहीं आ रहा। फिर मैंने उसे समझाया तो वो कहती है हाँ दीदी मेरा आ गया, मेरी ना सिली मिस्टेक हो रही है। तो वेरी गुड, अगर आपका आ गया तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपने दोबारा ट्राई किया। बहुत कम बच्चे होते हैं जो ट्राई करते हैं, है ना। तो वेरी गुड अगर आपने ऐसा किया। लेकिन अगर आपको अगर आप ये सब कैलकुलेट करते हो ना तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है अपनी कैलकुलेशंस का, वरना हमारा आंसर गलत आ सकता है। तो देखो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो हुई हमारी 8 महीने की बात। तो हमें इतना रुपए क्या करना पड़ेगा, वापस पे करना पड़ेगा। 10,000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे क्योंकि हमने बोरो करे हैं ना। तो ऐसा नहीं कि बस 667 रुपये दिए और काम खत्म। पहले हम 10,000 भी देंगे और 10,000 के ऊपर हमें क्या देना पड़ेगा, 10,667 रुपये अब हमें क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। दूसरा दिया है हमें क्या, अगर वो क्या करता है 10,000 रुपये लेता है 15 महीनों के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा वही है 10%, तो फिर क्या कैलकुलेट करेंगे। तो आपको सीधा सीधा वही करना है, पी लगाना है। पी लगाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, मल्टीप्लाई में टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड बदला है तो 15/12। महीने कितने होते हैं, महीने होते हैं हमारे 12। तो अब यहाँ दिया है 15, तो 15/12। अब इसे आपको खुद कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सेम ऊपर जैसा है, बस कैलकुलेशन करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर अगर ये आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं आ रहा तो कमेंट में अगर डाउट आता है तो गलत आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगी। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट मीन्स दैट द इंटरेस्ट विल इंक्लूड इंटरेस्ट। ओके, सीधा सीधा बता देती हूँ, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने प्रिंसिपल अमाउंट बोरो करी या फिर हमने इन्वेस्ट किया, तो प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिला ना हमें, अब अगली बार जो है वो पैसा हमें, वो इंटरेस्ट हमारा प्रिंसिपल में नहीं जुड़ेगा, वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर दोबारा इंटरेस्ट जुड़ेगा। फिर उसके बाद फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर दोबारा इंटरेस्ट जुड़ेगा। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट पेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड विद द इंटरेस्ट इंक्लूडेड ऑन इट। यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने बोरो करी है वो पैसा तो हमारा है ही है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो भी क्या आ जाएगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन इंटरेस्ट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर मैं यहाँ पे देखो इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है तो मैं आपको यही वाला एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। तो देखो अगर क्या है कि अगर 5,000 रुपये क्या करें हमने इन्वेस्ट करे 2 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा कैलकुलेट करने का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं तो CI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, P प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिर टाइम। ठीक है, ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब देखो P क्या है हमारा, P है हमारा 5,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% का और टाइम पीरियड है हमारा 2 ईयर्स का। अब हमारा जो नेक्स्ट पेज है ना उस पर हमें थोड़ी सी स्पेस दे रखी है, अब हाँ मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। यहाँ अब अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या था 5,000 रुपये था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था हमारा 10% का था और टाइम पीरियड क्या था हमारा 2 साल के लिए था, तो 2 ईयर्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आप एक बार कैलकुलेट करके देखो, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, एक बार आप कैलकुलेट करके वीडियो पॉज करो और फिर कैलकुलेट करके देखना, वरना मैं तो आपको यहाँ पे करके दिखाई रही हूँ। तो आई होप आपने पॉज करके एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करी होगी, बट चलो मैं आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा ₹5,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 10%। टाइम पीरियड क्या है हमारा, टाइम पीरियड हमारा 2 ईयर्स का। ठीक है, अब लगाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। तो देखो CI इज इक्वल टू P 1 प्लस R और T टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें इसे, CI इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है 5,000, 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10/100, टाइम पीरियड क्या है 2 साल, तो CI क्या हो जाएगा हमारा 5,000। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसे 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे या तो आप LCM ले लो या फिर इसे डायरेक्ट, यहाँ पे 1 0 है ना, तो 1 0 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा लो, तो मैं पॉइंट लगा रही हूँ। LCM लोगे तब भी आपका वही आएगा, है ना, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे, इसलिए बार बार हर कोई आपके लिए ऐसे 10/100 नहीं लिख के देगा, ज़्यादातर लोग आपको 0.1 लिख के दे देंगे। 0.1 का मतलब क्या है कि 10% इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 1 0 है तो 1 पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट ऐसे। तो CI इज इक्वल टू 5,000। अब देखो
इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 प्लस में 1 एक मिनट 1 प्लस में 0.1 है ना, 1 प्लस में 0.1 है ना, तो 1 के बाद 1 पॉइंट आ जाएगा, 1 की जगह पे 1, तो 1.1 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो सी आई इज इक्वल टू 5000 इंटू में, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो इंटू 1 इंटू 1 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1.1 इंटू 1.1 क्या आएगा 1.21, तो सी आई क्या आ जाएगा हमारा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 6050 और पॉइंट के बाद 00 है, लगाओ मत लगाओ एक ही बात है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट आया हमारा 6050 रुपये, यानी कि 2 साल के बाद हमें 5000 रुपये में कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, 6050 रुपये का। तो आई होप अब आपको ये सब जो है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब देखो हम अपना आगे देख लेते हैं। ऐसा ही सेम एग्जांपल हमें यहाँ पे दोबारा दे रखा है कि अगर मिस्टर, एक मिनट पेन बदल लेते हैं, अगर मिस्टर एक्स है उन्होंने क्या करा 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे 5 साल के लिए और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7.5% है और वो कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या होता है कि साल में हर 3 महीने के बाद। तो अब देखो साल में 12 महीने होते हैं, हर 3 महीने के बाद यानी कि 4 तो साल में कितनी बार 4 बार, क्योंकि हर 3 महीने के बाद क्या आ जाएगा हमारा नया वो क्या लग जाता है क्वार्टर लग जाता है, क्वार्टर यानी कि हर 3 महीने के गैप के बाद। तो यानी कि मिस्टर एक्स ने 10,000 रुपये क्या करे इन्वेस्ट करे हैं 5 साल के लिए 7.5% इंटरेस्ट रेट पे, और कंपाउंड क्या मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिल रहा है उनके क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में मिल रहा है, यानी कि पूरे साल में 4 बार मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे से कैलकुलेट करो, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है, बस टाइम पीरियड तो हमारा बदला है ना, अब महीनों में कर दिया हमारा, पहले हम साल में करते थे। तो पी लगाएंगे अपना, आई लगाएंगे अपना, क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7.5%। अब देखो 7.5% हमें क्या मिल रहा है, एक साल का नहीं मिल रहा, 7.5% मिल रहा है हमें क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने का, यानी कि टोटल कितना मिलेगा 4 बार मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे 7.5% को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 4 से। तो पहले देखो यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो यानी कि 2 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 1 2, तो यहाँ पे अब 0 लग जाएगा तो 1 यहाँ आएगा पॉइंट, फिर 2 यानी कि यहाँ 0.075 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4 हो गया। अब इन दोनों को जब हम कैंसिल करेंगे तो ये 0.01875 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो 4 बार क्या मिल रहा है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, और कितने सालों के लिए है 5 सालों के लिए है। तो अब क्या करेंगे 5 इंटू, क्योंकि हर 4 साल में हर 5 साल में मिलेगा, सॉरी अगले आने वाले हर 5 सालों के लिए मिलेगा, तो हर 5 साल में ही 4 महीने आएंगे, मतलब 4 बार मिलेगा ना, एक साल में 4 बार, तो यानी कि 5 साल में कितना आएगा 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20 बार मिलेगा। तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और पुट कर दो वैल्यू। वैसे मैंने आपको पहले जो अपनी चैप्टर पढ़ाया था उसमें सॉल्व भी करके दिखाया था, तो आप चाहो तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरह से क्या आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हमारे जो नीचे के टॉपिक है उसे भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ हम देख लेते हैं हमें क्या दे रखा है अब आगे। ओके डन। तो यहाँ देख लेते हैं, सो एट द एंड ऑफ 5 ईयर, तो ठीक है जब 5 साल खत्म हो जाएंगे तो मिस्टर एक्स को कितने रुपए मिलेंगे, टोटल मिलेंगे उन्हें 14,499.48 रुपीज़ उन्हें 5 साल के खत्म होने के बाद मिल जाएंगे। यानी कि उन्होंने इन्वेस्ट करे थे 10,000 रुपये, मिले कितने 14,499.48 रुपीज़ मिले। तो कितने का फ़ायदा हुआ 4,499.48 रुपीज़ का क्या हुआ उन्हें फ़ायदा हुआ। तो यही होती है हमारी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसी से हम क्या करते हैं कंपाउंड कर करके अपने पैसे को जो है इन्वेस्ट करके और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगवा के क्या करता है पैसे को इंक्रीज करते हैं। तो कंपाउंडिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्वेस्टिंग सिंस अर्निंग अ सिंपल इंटरेस्ट एंड अर्निंग ऑन इंटरेस्ट मेक्स द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द, ठीक है। तो अगर हम देखो यहाँ पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं तो यहाँ पे हमें कम अमाउंट मिलती है क्योंकि वो बस 10,000 पे लग रही होती। यहाँ क्या है, यहाँ 10,000 के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा अब उन दोनों को जोड़ के दोबारा इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला। यहाँ क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में बस प्रिंसिपल अमाउंट पे ही पेमेंट इंटरेस्ट मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसलिए जो है कंपाउंडिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन्वेस्टमेंट में, और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंसान का जो इन्वेस्टर है उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो अब यहाँ पे सेम एग्जाम्पल हमें दे रखा है कि अगर हम क्या करते हैं इसे सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करते तो क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा सेम है, P इज इक्वल टू 1 + RT। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अगर हम यहाँ पे से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ अगर हम देखें तो
अब 1 प्लस आर टी से कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे अगर आप एस इज इक्वल टू PRT भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। प्रिंसिपल क्या है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 0.075 और टाइम पीरियड क्या है हमारा 5 साल का। अब कैलकुलेट करते रहोगे तो हम आंसर क्या आएगा वो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13,750 रुपये। और वहाँ पे कितना आ रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट में मिल रहा था हमें 14,499.48 और सिंपल इंटरेस्ट में मिल रहा है हमें 13,750। तो देखोगे तो किसमें ज़्यादा फायदा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा फायदा है ना। तो यही चीज़ हमें बता रखी है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होता है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा हाई रिटर्न प्रोवाइड करता है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में हमें क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे बस हमें ये दे रखा है कि ये तो वही हमें ऊपर वाला दे रखा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें बता रखा है कि अगर हम 10,000 रुपये क्या करते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो अब जो है टाइम पीरियड के हिसाब से कि कितने सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर कर रहे हो यानी कि कंपाउंडिंग करवा रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका, तो फिर आपको कितने साल में आपको रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे हमें बस यही दे रखा है, द इम्पैक्ट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि कंपाउंडिंग की पावर क्या है, आप कैसे अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो और कितने टाइम पीरियड में। अगर आपको 5% इंटरेस्ट मिलता है और आप 1 साल के लिए अपने 10,000 रुपये क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो 1 साल के बाद आपको 5% इंटरेस्ट पे होगा 10,500 रुपये मिलेंगे, और 5 साल के बाद वही 10,000 रुपये क्या हो जाएंगे, 12,800 रुपये। 10 साल के बाद यही 10,000 रुपये क्या हो जाएंगे, अगर हम 5% पे सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 16,300 रुपये। अगर हम 15 साल के लिए करते हैं तो 20,800 रुपये, और 25 साल के लिए करते हैं तो 33,900 रुपये। यानी कि अगर हम 5% इंटरेस्ट रेट पे 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे 10,000 रुपये 33,900 रुपये में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा तो हमारा जो अमाउंट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखो अगर 10% इंटरेस्ट है और 25 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, तो 10,000 का क्या हो गया, 10,000 का हो गया यहाँ पे 1,83,000, है ना। तो देखो कितनी बड़ी अमाउंट हो गई, 100, 10,000, 10,000 लाख, हाँ, तो 1,83,000 यहाँ पे हो गया। अगर 15% इंटरेस्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया और 25 साल के लिए इन्वेस्ट करा तो वो 3,29,200 रुपये हो गए, ये तो और भी बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता जाएगा और टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे ही हमारा जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो अगर 20% इंटरेस्ट मिलता है और 25 साल के लिए हम अपने सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो हमें वो 25 साल के बाद 9,54,000 रुपये मिलेंगे। तो आप समझ सकते हो कि कंपाउंडिंग में कितनी पावर है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो अच्छे इंटरेस्ट रेट पर लंबे समय के लिए, तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इन फ्यूचर। तो इसलिए बोलते हैं जब भी इन्वेस्ट करो फॉर लॉन्ग पीरियड, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। छोटे टाइम पीरियड में ज़्यादा कुछ खास फायदा नहीं है। देखो अगर आप 20% पे इंटरेस्ट करते हो, 20% इंटरेस्ट है, 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो बस 12,000 रुपये हुए, 10,000 का 12,000 हुआ, बस 2,000 बढ़े। लेकिन आप 20% इंटरेस्ट पे 25 साल इन्वेस्ट करते हो तो वो 9 लाख रुपये हो गए, 9,54,000। तो अगर आप देख रहे हो कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो लंबे समय के लिए और अच्छे इंटरेस्ट रेट पे, तो उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई आपको मिल जाती है। अब देख लेना व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है वो मैं आपको ऐसे सीधा सीधा समझा दूँ, इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो अगर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करूँ तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है कि जो मनी है ना, जो पैसा है, उसकी टाइम के साथ साथ वैल्यू जो है या तो वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। अब ज़्यादातर ना डिक्रीज ही होती है। डिक्रीज क्यों होती है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन ठीक है, जो महंगाई है वो अगर बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है जो हमारी मनी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अब ये क्या मैडम बोल दिया, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आज 100 रुपये की वैल्यू, आज जो 100 रुपये हैं क्या उनकी 10 साल के बाद भी 100 रुपये की वैल्यू ही रहेगी। अब आप कहोगे हाँ 100 रुपये ही रहेंगे, नहीं मैं वो नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ वैल्यू। आज से कुछ साल पहले अगर हम पीछे जाएं तो कुछ साल क्या थोड़े ज़्यादा साल पीछे चलते हैं, आज से अगर हम
40 साल पीछे जाएँ तो 100 रुपये जो है ना वो बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, यानी कि ऐसा लगता था अरे वाह 100 रुपये मतलब कितनी बड़ी अमाउंट है। लेकिन आज के टाइम पर 100 रुपये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। पहले के टाइम पर 100 रुपये में बहुत कुछ आ जाता था, लेकिन आज के टाइम पर 100 रुपये में ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती हैं बट इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि आज 100 रुपये में अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो वही 10 साल के बाद वही चीज़ हम 100 रुपये में खरीद पाएंगे तो वो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यानी कि इस 100 रुपये की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो यही होती है हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि टाइम के साथ साथ जब मनी की वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि आज जो 100 रुपये हैं वो आने वाले टाइम में क्या हो जाएंगे, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे जितने वो आज हैं। और आज से अगर हम 50 साल पहले चलें तो 100 रुपये तो बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। तो जब टाइम के साथ साथ मनी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, तो उसे हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारा इन्वेस्टमेंट से भी रिलेटेड है, तो वो हमारा नेक्स्ट पेज पे है, उसे भी हम चेकआउट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूँ कि आज 10,000 रुपये ले लो या फिर 3 साल बाद 10,000 रुपये ले लेना, तो आप क्या करोगे। तो आज 10,000 लोगे या फिर 3 साल के बाद 10,000 रुपये लोगे। तो मैं आप सीधा सीधा बता देती हूँ, हर कोई क्या कहेगा, मुझे आज ही दे दो क्योंकि मैं बहुत बड़ा लालची हूँ, पता नहीं कल दो या ना दो। ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो, है ना, आप एफएम पढ़ रहे हो, तो थोड़ा लॉजिक लगाओ ना कि आज जो 10,000 रुपये हैं उनकी वैल्यू आज ज़्यादा है या 3 साल बाद ज़्यादा होगी, है ना। तो आप चेकआउट करोगे तो जैसे अगर आज से पीछे चलें तो 10,000 जो रुपये थे वो आज से 10 साल पहले या 40 साल पहले बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। लेकिन आज 10,000 रुपये उतनी बड़ी अमाउंट नहीं है जितनी आज से 40 साल पहले हुआ करती थी। और आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, 10,000 रुपये की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं रहेगी 10,000 रुपये, है ना। तो जैसे अगर मैं आज कहूँ कि आज एक इंसान 10,000 रुपये कमाता है तो आप कहोगे चलो ठीक है कमा लेता है। फिर मैं कहूँ कि अगर 40 साल बाद या 10 साल बाद वो इंसान क्या कर रहा है, 10,000 रुपये कमा रहा है, यानी कि इन फ्यूचर अभी 2022 चल रही है, तो अगर मैं कहूँ 2032 में एक इंसान 10,000 रुपये कमा रहा है, तो आप लोग पता है क्या कहोगे, बस 10,000 कमा रहा है। वो तो आप आज भी कह दो कि बस 10,000 कमा रहा है, लेकिन 2032 में क्या होगा, 10,000 रुपये और भी छोटी अमाउंट हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि 10,000 में वो इंसान अपना गुजारा कैसे कर रहा है। तो वही चीज़ है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आज 10,000 रुपये ले लो या इन फ्यूचर 3 साल बाद 10,000 रुपये लेना, तो आप क्या चुनोगे। तो मैं कहूँगी कि आप ना आज वाला ऑप्शन चुनो, ए ऑप्शन को प्रेफर करो। क्यों, क्योंकि अगर आप आज 10,000 रुपये ले लेते हो तो आज आपने क्या करा है, 10,000 रुपये ले लिए, ठीक है। अब आपने उन्हें क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया अगले 3 सालों के लिए। तो अब आपने जब इन्वेस्ट किया है तो आपको 10,000 रुपये पे क्या होगा, अगले 3 साल में इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो वो 10,000 रुपये क्या हो गए, 10,000 प्लस इंटरेस्ट रेट भी आपको मिला, तो यानी कि आपकी अमाउंट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लेकिन अब मैं आपसे कहूँ कि अगर आप ऑप्शन बी चुनते तो क्या होता, तो आपको अगले आने वाले 3 साल तक तो 10,000 रुपये मिलते ही नहीं। तो यहाँ तो आपके पास कुछ है ही नहीं, अभी है ये तो एरिया है ही नहीं। आपको क्या मिलेगा, 3 साल बाद रुपये, 3 साल के बाद यहाँ पे आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। तो अब यहाँ पे जो इंसान है ना, अब दोनों को कंपेयर करो, अब ए पर्सन को कंपेयर करो और बी को कंपेयर करो। बी के पास 10,000 रुपये हैं बस, और ए के पास क्या है, 10,000 रुपये भी हैं और इंटरेस्ट भी है। तो फायदा किसका हुआ, जिसने आज पैसे ले लिए। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखो ना कि उसके पास अगर आज पैसा है तो उसने इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट भी कमा लिया, और जो दूसरा था उसके पास पैसा नहीं था तो उसने बस 3 साल के बाद लिया, तो उसके पास बस वही पैसा है और उसके पास कुछ नहीं है, और उसकी जो टाइम वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो गई। तो यही है, बस हमें यहाँ पे इस पूरे एग्जाम्पल में बस इतना ही बता रखा है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। तो ये अब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा नीचे वाला पैराग्राफ, अगर आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या दे रखा है, तो अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं आपको देखो बस दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें यही दे रखा है कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, अगर वो जो ए ऑप्शन अगर हम चुनेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, अगर 5% इंटरेस्ट पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें इन फ्यूचर 1 साल के बाद कितना मिलेगा, 10,500 रुपये। बस वही यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके बता रखा है, आप चाहोते से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, हाउ इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्यूटेड, यानी कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो यहाँ पे हमें दिया है। तो यहाँ पे देखो हमें 4 फैक्टर्स दिए हैं। पहला दिया है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, दूसरा दिया है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, तीसरा दिया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, और चौथा दिया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। यानी कि पहले तो हम देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो कैसे निकालते हैं और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे निकालते हैं। फिर तीसरा देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो कैसे निकालता है, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे निकालते हैं। तो पहले तो सिंगल कैश फ्लो समझ लो। सिंगल कैश फ्लो का मतलब होता है जब हम एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हैं।
तो वो होता है हमारा सिंगल कैश फ्लो, एक ही बार में इन्वेस्ट करना या फिर एक ही बार में बोरो करना। ऐसा नहीं कि अभी 10,000 दे दो, फिर अगले महीने 10,000 दे देना, फिर अगले तीसरे महीने 10,000 दे देना, नहीं। एक ही बार में 1 लाख रुपए ले लिया और काम खत्म किया, या फिर एक ही बार में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, काम खत्म। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपये 1 महीने के बाद इन्वेस्ट करेंगे या 2 महीने के बाद इन्वेस्ट करेंगे। सिंगल कैश फ्लो का मतलब है कि एक ही बार में क्या कर देना, अपना काम कंप्लीट करना। तो सिंगल टाइम में जब हम काम कंप्लीट कर लेते हैं, काम कंप्लीट मतलब पैसे का जो काम है, कैश का जो काम है वो, तो सिंगल एक ही बार में अपने कैश से रिलेटेड जो काम है इन्वेस्ट करना या बोरो करना, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं सिंगल कैश फ्लो की, तो यहाँ पे देखते हैं फॉर अ गिवन प्रेजेंट वैल्यू पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ मनी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ। अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या दिया है कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आज हमारे पास एक अमाउंट है, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 10 लाख रुपए हैं और ये हम आज क्या करते हैं, आज जाके बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, एफडी करा देते हैं अपनी, है ना। तो अब मैं कहूँ कि आगे आने वाले 3 सालों में या फिर आगे आने वाले 2 सालों में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो क्या है, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है 10 लाख रुपए। हमने क्या करी, एफडी कराई 3 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 10%, है ना। अब मैं कहूँ कि अब इसकी फ्यूचर वैल्यू बताओ कि हमें क्या मिलेगी, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं दे रखा है एफ.वी. वैसे तो 2 दे रखे हैं, बट मैं तो आपको ये पहला वाला ही प्रेफर करूँगी क्योंकि ज़्यादा आसान है, आसानी से समझ भी आ जाता है। तो एफ.वी. इज इक्वल टू एफ.वी. क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी.वी. 1 + R.T. तो अब यहाँ पे देखो एफ.वी. क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू तो हमें निकालनी है, पीवी है हमारा 10 लाख रुपए, प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख रुपए, 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% का, और टाइम पीरियड क्या है 3 साल का। तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, इसे कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा एग्जांपल, दूसरा फॉर्मूला में दे रखा है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में ई की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को आपको पुट करना है, उसके बाद R × T, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड को आपको मल्टीप्लाई करके भी करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, मतलब आपका कैलकुलेट हो जाएगा। बट ये वाला ज़्यादा आसान है और आपके वैसे तो आपके लेवल पे न्यूमेरिकल्स आता नहीं है, फिर भी यहाँ पे समझाने के लिए दे रखा है। तो अब देखो यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल दे रखा है, कैलकुलेट कहाँ गया, हाँ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ ₹2000 मेड टुडे 3 year hence if the interest rate is 10%। यानी कि हमें बता रखा है कि एक मिनट, ये किताब कहाँ जा रही है, ओके यहाँ पे बता रखा है कि ये क्या है, हमारी प्रेजेंट वैल्यू है 2,000 रुपये जो हमने डिपॉजिट करी, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड 3 साल का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% का। तो आप फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू को पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं जो हमारी नोट्स में मैंने कैलकुलेट करके दे रखा है तो वही मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो का यहाँ पे वो जो एग्जाम्पल है वो मैं एग्जाम्पल जो है मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। देखो प्रेजेंट वैल्यू क्या थी हमारी, प्रेजेंट वैल्यू थी हमारी 10,000 रुपये थी, पता नहीं क्या थी, अच्छा 2,000 रुपये थी, यहाँ पे 2,000 रुपये दे रखी है। एक मिनट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, अच्छा बात तो वही है, 2,000 रुपये लगाओ 10,000 रुपये लगाओ, फॉर्मूला वही है। तो कैलकुलेट आपको ऐसे ही करना है, अगर फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये आप प्रेजेंट वैल्यू की जगह पे लगाओगे, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का, तो 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा 10%, मैंने आपको बताया था 10% को हम 0.1 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम फिर लगा देंगे, टाइम पीरियड लगाना है ना, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया, वैल्यूज हमने रख दी कि 10,000 फिर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो जाएगा 1.1, फिर 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब जब हम 1.1 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1.61051। तो फ्यूचर वैल्यू जब हम इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी 16,105.1 रुपीज़। तो यही आप क्या कर सकते हो, ये हमारा नोट्स में मैंने कैलकुलेट कर रखा था। अब यही आप क्या कर सकते हो, यही आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में भी यहाँ पे आप लगा के चेक कर सकते हो। यहाँ पे बस क्या हमारी प्राइस जो हमारा नंबर्स है ना वो चेंज हो गए, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। तो आई होप आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। अब सबसे पहले तो हमें एन्युटी ही नहीं पता है, हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ निकालेंगे क्या, तो हमें पता ही नहीं है एन्युटी क्या है, तो निकाले किसकी, क्या निकाले हम हैं,
मैं बताती हूँ ना क्या निकालना है। देखो अब एन्युटी सिंगल कैश फ्लो का मतलब जो हम एक बार में ही हमने काम खत्म कर दिया, एक बार में ही हमने इन्वेस्ट कर दिया, फिर एक बार में हमने बोरो कर लिए। तो अब एन्युटी सिंगल कैश फ्लो में क्या था, हमने एक बार में ही इन्वेस्ट कर दिए, फर्स्ट टाइम में ही सिंगल टाइम में हमने कर लिया। एन्युटी इसका अपोजिट है, यानी कि हम जब क्या करते हैं किश्तों में काम करते हैं ना, कि 10,000 इस महीने में, 10,000 अगले महीने में, 10,000 अगले महीने में, ऐसे करके। अब देखो जब बाहर से थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है ना, प्लीज़ इसे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, घर में थोड़ा बहुत काम चल रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब यहाँ देखो एन्युटी क्या हो जाएगी, एन्युटी हो जाएगी जब हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं ना, यानी कि एक महीने के बाद या फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो होती है हमारी एन्युटी, यानी कि हर एक महीने में, हर 2 महीने में, हर 6 महीने में, तो वो वाला जो टाइम पीरियड है वो हमारा एन्युटी कहलाता है। तो अब एन्युटी कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, एक नेक्स्ट पेज पे दे रखा है ना। तो पहले तो ये देखो, सॉरी दोनों यही दे रखे हैं, ये रे पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। तो पहला क्या दे रखा है, FVA यानी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू, ये क्या दे रखा है, CF यानी कि कैश फ्लो। अब यूनिफॉर्म कैश फ्लो है, यानी कि हर महीने अगर मैं कहूँ कि आप हर महीने 10,000 रुपये देते हो या फिर 10,000 रुपये लेते हो, है ना, अगर आपने किराए पे एक घर उठा रखा है, आप 10,000 रुपये हर महीने लेते हो, तो वो क्या हो जाएगा, हर महीने ले रहे हो ना, तो रेगुलर इंटरवल टाइम हो गया, तो यूनिफॉर्म कैश फ्लो है, हर महीने आता है, तो वो यूनिफॉर्म कैश फ्लो 1 प्लस में R टाइम पीरियड में, जितने भी टाइम पीरियड का है, अगर 5 साल का है तो टाइम पीरियड यानी कि 5 - 1, फिर CF 1 प्लस में R 5 - 2, क्योंकि 5 साल हमने टाइम पीरियड लिया, सिर्फ एग्जाम्पल है ना, और CF प्लस में फिर ऐसे ही करते रहेंगे, फिर CF प्लस में R प्लस में और 1 प्लस में अब R। अब 1 क्यों लिखा है यहाँ पे, अब देखो आप एक टाइम आएगा जब 5 माइनस हम 4 करेंगे तो वो हो जाएगा 1, और फिर जब हम 5 - 5 करेंगे तो वो हो जाएगा CF और उसकी वैल्यू 1। तो अब एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, CF इज इक्वल टू 1 प्लस RT माइनस 1 अपॉन में R। तो इन दोनों फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं जैसे हमने कैलकुलेट, अब हमने फॉर्मूले तो दोनों देख लिया, अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज में मैं एग्जांपल दे रखा है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें कैसे सॉल्व करना है। बस आप क्या करना है, इन दोनों फॉर्मूलों में से कोई भी एक याद कर लेना। मेरे को तो ये वाला ज़्यादा आसान लगा, क्योंकि अच्छा सा भी है, छोटा सा भी है, आसान सा भी है, याद भी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने तो ये वाला, इससे ही मैं हमेशा जब भी करती हूँ तो सॉल्व इसी से करती थी, है ना। तो आप कोई सा भी जो आपको ज़्यादा आसान लगे वो आप इससे यूज़ कर सकते हैं, आप उससे याद कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ नेक्स्ट यहाँ पे। अब हम अगर देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, फॉर्मूला दे रखा है 1 प्लस RT माइनस 1 अपॉन में R। ये किसका फॉर्मूला, ये है हमारा, यहाँ पे CF भी होना चाहिए था, CF इज इक्वल टू FVA, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का। ये क्या दे रखा है, मैं फॉर्मूला दे रखा है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है कि अगर समझो कि आपने 3,000 रुपये क्या करे, आप एनुअली डिपॉजिट करते हो अपने बैंक में, 5 सालों के लिए करते हो और इंटरेस्ट रेट मिलता है 10% का। तो अब अगर आप क्या करते हो, 3,000 रुपये हर महीने डिपॉजिट करते हो ना, सॉरी एनुअली यानी कि हर साल में करते हो ना, एक साल में 3,000 रुपये करते हो डिपॉजिट, तो फिर 5 साल के लिए कर रहे हो ऐसा काम, तो फिर अब बताओ 5 सालों के एंड में आपको कितना रुपए मिलेगा। तो आप हर साल कर रहे हो, सॉरी हर साल कर रहे हो, तो ये भी क्या है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड है, क्योंकि हर साल कर रहे हो, रेगुलरली हो गया ना, 1 साल के बाद 1 साल, फिर 1 साल के बाद 1 साल। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ, पहला वाला फॉर्मूला लगाओ या दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओ। यहाँ इन्होंने हमें पहला वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर रखा था, देखो आंसर क्या आया 18,315। अगर आप दूसरा वाला भी फॉर्मूला लगाओगे ना तो भी सेम आपका फॉर्मूला, सेम आंसर आपका आ जाएगा। अब देखो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं जो हमने नोट्स में कर रखा था, तो यहाँ पे बस मैंने इसकी जो है नंबरिंग चेंज करती है। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, प्रेजेंट, अच्छा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है, सॉरी हमें क्या देखनी है, हमें देखनी है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो अगर मैं आपको दिखाऊं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, हाँ ये रहा हमारा, बस 1 मिनट है ना, तो ये देखो ये रहा हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। यहाँ पे हमने ये एक फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला दे रखा है, ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है, जौन सा आपको पसंद आए वो आप याद कर लेना। अब देखो अगर हमारा PA प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे मैं 3,000 रुपये दे रखे ना बुक के एग्जाम्पल में, यहाँ मैंने 2,000 लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% का, टाइम पीरियड है 2 साल का। अब मैंने दूसरा फॉर्मूला लगाया है, तो CF हमें निकालना है, सॉरी CF तो हमें दे ही रखा है ना, हमारा कैश फ्लो तो दे ही रखा है, हमें निकालना है FVA। तो CF की जगह पे CF लिखेंगे 2,000, 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% यानी कि 0.1, तो 0.1, टाइम पीरियड क्या है 2 साल, -1, फिर रेट R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.1। फिर अब यहाँ पे से कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1.1 का स्क्वायर -1 0.1, फिर 2,000 मल्टीप्लाई में, अब इन दोनों को 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.21, ठीक है। अब 1.21 माइनस 1 अपॉन में 0.1। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 2,000 मल्टीप्लाई में, अब इनको माइनस करेंगे तो 1.21 माइनस में 1 पॉइंट लगा के 0 0, तो यहाँ पे जाएगा
1 में से बन गया 0 तो 0.21, तो 0.21 1 में बाय में 0.1। अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.1। तो 2000 इंटू 2.1 तो एफ बी क्या आई, फ्यूचर वैल्यू आई हमारी 4200 0.0, यानी कि अब 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, एफ बी आ गई हमारी 4200। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ऐसे आप यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी भी समझ में आ गई होगी। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो भी देख लेते हैं, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी देख के भी इस टॉपिक को जो है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो। अभी तक हमने देखा था फ्यूचर वैल्यू, यानी कि हम आज सिंगल कैश फ्लो हमने आज डिपॉजिट किया और फिर हम क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट में क्या वैल्यू होगी। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमें क्या करा, प्रेजेंट में ही हमें एक वैल्यू मिल गई है, अब उसकी फ्यूचर में ही अभी हमें उसकी वैल्यू मिल गई है। तो अभी देखो यानी कि प्रेजेंट वैल्यू यानी कि हमें अभी की वैल्यू निकालनी है। तो सोचो फ्यूचर वैल्यू हमें पता है, ऐसा हम सोच सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू हमें पता है, हमें निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। तो अब एक बात ध्यान रखना, प्रेजेंट वैल्यू पहले हमने फ्यूचर वैल्यू निकाली, तो फ्यूचर वैल्यू हम कैसे निकालते थे, PV 1 + RT। अब हमें क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हम मैथ्स में करते हैं ना, पूरी टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये इज इक्वल टू किधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, FV अपॉन में यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या जाएगा डिवाइड में, तो 1 + RT इज इक्वल टू PV। तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला। देखो यही दे रखा है, PV इज इक्वल टू FB बाय 1 + R, यहाँ पे 1 दे रखा है, 1 का मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है। अब देखो मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, हम प्रेजेंट वैल्यू कब निकालते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने 5 लाख रुपए आज बोरो कर लिए, है ना, उधार ले लिया अगर मैंने बैंक से, तो मैंने 5 लाख रुपए ले लिए हैं, अब मुझे उसकी किस्तें देनी है। तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू आज के टाइम पर उसकी किस्तें देनी है ना, और फ्यूचर वैल्यू अगर मैं एक हिसाब से देखूँ तो मुझे पता है 5 लाख है वो, क्योंकि वो 5 लाख रुपए अभी मेरे पास हैं, क्योंकि मैंने वो किराए पे बोल रही हूँ, उधार लिए हैं। तो 5 लाख रुपए वो फ्यूचर वैल्यू है मेरे पास, लेकिन उसकी आज की किस्तें यानी कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर हम कैसे निकालेंगे, अगर निकालना चाहे तो जैसे एग्जांपल दे रखा है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी अगर टाइम पीरियड 3 साल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो PV इज इक्वल टू FB बाय 1 + RT। तो PV हमें निकालना है, FV यानी कि फ्यूचर वैल्यू बाय डिवाइड करेंगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% यानी कि 0.1। तो 1 देखो 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड क्या है 3 ईयर, तो ये हो जाएगा 1.1 का 3 साल, है ना। अब ये पॉइंट के बाद 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय में 1.1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, आपका जो आंसर आएगा फिर उसे डिवाइड कर देना 5000 से। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3756.57 रुपीज़। तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार मैं अपने नोट्स का एग्जांपल भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ क्या देखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। तो ये देखो सेम एग्जांपल है मेरा, 5000 रुपये हमारे क्या है फ्यूचर वैल्यू है, तो टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम पीरियड, तो FV इज इक्वल टू पुट करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने आपको कहा था, अब इसे क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो क्यूब करेंगे, क्यूब करने पे आएगा 1331। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 3 डिजिट है तो 3 0, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1331 1 2 3 4 5 6, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3756.57। तो ये हमारी क्या आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो भी आ गई। अब ये हमारा एग्जांपल 1 था, ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 है। चाहो तो आप इसे भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपको भी थोड़ा सा क्या होगा मोटिवेशन मिलेगी जब आप इस आंसर को सही करोगे। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपका सॉल्व करके आपको दे दूंगी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। अब देख लेते हैं हम अपनी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, लास्ट फैक्टर, या फिर हम कह सकते हैं लास्ट जो है हमारा जो बचा हुआ है इस टॉपिक में, वो क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। यानी कि एन्युटी जो हम किस्तें देते हैं ना, अब उसकी हमने फ्यूचर वैल्यू तो निकाल ली, अब उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाले, तो उसका भी फॉर्मूला होता है। अब बिना फॉर्मूले को तो काम होगा नहीं। तो अब यहाँ देखो, अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे ये दे रखा हमें, FV प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है, तो FV फिर हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 1 + R, फिर टाइम पीरियड है यहाँ पे हमारा, है ना, टाइम पीरियड -1 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 + R, फिर यहाँ पे 1 का मतलब है टाइम पीरियड और फिर ब्रैकेट बंद। इतना बड़ा फॉर्मूला है, पर याद तो करना ही पड़ेगा तभी आपका काम चलेगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है। एग्जांपल क्या दे रखा है
कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2000 रुपया एट द एंड ऑफ 3 कंटिन्यूस ईयर। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 1.10। अब 0.1 का मतलब क्या होता है ना, 0.1 का मतलब होता है 10%, है ना। अब 10% में यहाँ क्या करना है हमें, देखो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 0 पॉइंट में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.1। अब इसके बाद कितना ही जीरो लगा लो, वही आंसर है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आपको दिया रहेगा लेकिन आपके लेवल पे अभी न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%। अब अगर हम अपने नोट्स में चेकआउट करें तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है वो भी हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। देखो यहाँ मैंने कैलकुलेट कर रखा है फ्यूचर वैल्यू, फॉर्मूला क्या है, FPVA इज इक्वल टू FV 1 प्लस आर टी माइनस 1 R 1 प्लस आर टी, है ना। अब देखो कैलकुलेट करोगे तो FV है 2000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10,000, सॉरी 10%, टाइम पीरियड है इतना। तो देखो FV की जगह प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू लिखी 2000 रुपये, फिर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 0.1, फिर टाइम पीरियड है 3 साल का -1, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड 3। तो अब देखो कैलकुलेट करेंगे 2000, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये जाएगा 1.1 का 3 साल -1 अपॉन में 0.1 इंटू में इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.1 का 3 साल। अब यहाँ पे देखो इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे ये आ गया हमारा। अब देखो 2000 अब क्यूब क्या आ जाएगा 1.331 -1, फिर 0.1, फिर इसका क्यूब क्या आ जाएगा 1.331। अब आगे देखें तो 2000 इज इक्वल टू, अब इसमें से 1.331 -1 करोगे 0.000 तो आ जाएगा 331, पॉइंट लगा के 0। और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, पहले मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, अभी बस ऐसे ही यहाँ पे रखा है। अब देखो यहाँ पे चाहो तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो या छोटी छोटी डिजिट को डिवाइड कर लो, एक ही बात है ना। मल्टीप्लाई करके बड़ी बड़ी डिजिट को करोगे ना तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपस में ही छोटी छोटी डिजिट में इन्हें काट दिया। तो देखो 2000, अब इन दोनों को जब काटा तो आंसर क्या आया 0.248682, ये हमारा आंसर आया। अब 0.1 तो नीचे बता था, तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा PAV इज इक्वल टू 2000 इंटू, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा PAV, ठीक है। वैसे तो हमारा आया है 7.070398। अब 98 क्या होता है 400 के बराबर ही होता है, तो 704 अप्रॉक्स यहाँ पे मैंने इसे कर दिया है। तो ये देखो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या दे रखा है, यही दे रखा है। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है ना, आपको फॉर्मूले याद करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। वैसे तो अभी आपके में न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, बट फिर भी हमने सारी चीज़ें अब जो है हाउ इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्यूटेड वो हमने पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं दे रखा है हमारा नया टॉपिक, व्हाट इज इफेक्टिव एनुअल रिटर्न। अब बच्चों को यही नहीं समझ में आता है इफेक्टिव एनुअल रिटर्न क्या है। देखो मैं सीधा सीधा समझा देती हूँ, इतना बड़ा पैराग्राफ में बस एग्जाम्पल भर रखे हैं और शुरुआत में कुछ समझा रखा है, मैं वो आपको समझा देती हूँ सीधा सीधा। इफेक्टिव एनुअल रिटर्न का मतलब है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1 साल में 10% इंटरेस्ट लो या फिर 6 महीने में करके क्या लो 10% इंटरेस्ट लो, या फिर हर 3 महीने में, मतलब मैं हर 3 महीने की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ या तो 1 साल में 6% इंटरेस्ट ले लो, है ना, या फिर साल में 2 बार मैं आपको क्या करूँगा, 12 महीने होते ना, तो साल में 2 बार यानी कि 6 महीने एक बारी और 6 महीने एक बारी। तो पहले 6 महीने में 5% इंटरेस्ट दूंगा, फिर दूसरे महीने में 5% इंटरेस्ट दूंगा। तो अब आप सोचोगे कि 1 साल में 10%, 6 महीने में 5 + 5 को जोड़ोगे तो 6 + 6 हो जाएगा 12 महीने यानी कि 1 साल, और 5 + 5 को जोड़ोगे तो 10। तो बात तो सेम ही है, दोनों में फ़र्क है, बट नहीं फ़र्क है यहाँ पे। लोग एनुअली क्या करते हैं, रिटर्न कमाते हैं, सेमी एनुअली कमाते हैं, क्वार्टरली कमाते हैं, मंथली कमाते हैं। क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में और मंथली यानी कि हर महीने। तो ये ना इंटरेस्ट रेट हमें डिपेंड करता है, वेरी करते हैं। इफेक्टिव एनुअल रिटर्न का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, एनुअल रिटर्न इफेक्टिव मीडियम में कमाते हैं, यानी कि जो अब देखो है तो हमारा 10% इंटरेस्ट ही, तो ये जो हमारा एनुअल रिटर्न है ना 10% का, अब जब ये हम ज़्यादा कमा रहे हैं तो इसी को हम इफेक्टिव एनुअल रिटर्न कहते हैं। अब सोचो कि ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं, तो अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि 10,000 रुपये हैं, है ना, अब इस पे 1 साल में क्या ले लो 10% इंटरेस्ट ले लो, या फिर इस 10,000 रुपये पे क्या लो, शुरुआत के 6 महीने में 5% इंटरेस्ट ले लो और फिर लास्ट के 6 महीने में 5% इंटरेस्ट ले लो। तो आप सोचोगे बात तो सेम ही है। अब मैं अगर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी तो देखना यहाँ जो इंटरेस्ट मिलेगा ना
जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला 6,000 6 महीने वाला, इसमें आपको इफेक्टिव एनुअल रिटर्न मिलेगा, इसमें आपको ज़्यादा एनुअल रिटर्न मिलेगा एज़ कम्पेयर टू पूरे 1 साल से। अब मैं आपको यहाँ अपनी कॉपी में यहाँ पे इसे कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। तो अब मैं यहाँ अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो देखो, अगर मैं लेती हूँ प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1,000 रुपये, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती हूँ मैं 10% का, ठीक है, और टाइम पीरियड में ले रही हूँ, अभी मैं ले रही हूँ एनुअली यानी कि पूरे 1 साल में, तो 1 ईयर का। अब मैं कैलकुलेट करूँगी तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई में टाइम पीरियड, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा 100 × 10 यानी कि 1,000 रुपये। तो यानी कि 1,000 रुपये जब हमें 10,000 लिख दिया मैंने, 1,000 रुपये नहीं है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, तो 10 × 10 क्या हो जाएगा 100 रुपये। तो यानी कि 1,000 रुपये में जब हमें 100 रुपये मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे 1,100 रुपये। तो ये हुआ हमारा एनुअल रिटर्न। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं हमारा इफेक्टिव एनुअल रिटर्न। अगर हम देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। अगर मैं सेमी एनुअली क्या करती हूँ, रिटर्न लेती हूँ, तो यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारी 1,000 रुपये ही रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा 10% ही मिलेगा हमें, बस टाइम पीरियड हमारा चेंज हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, अगर मैं कहूँ हर 6 महीने में, क्योंकि सेमी एनुअली कर रही है ना, तो 6 मंथ और 6 मंथ में ही डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो 1,000 रुपये मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% का, अब टाइम पीरियड क्या है 6 महीने, तो टोटल महीने कितने होते हैं 12, हम कितने का कर रहे हैं 6 का, तो 6/12 कर देंगे, 6/12। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ देखो ये रहा कैलकुलेटर। अब देखो यहाँ पे हम पहले ऊपर वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे वाली को करेंगे, तो 1,000 इंटू यहाँ पे क्या है 10 है ना, और फिर मल्टीप्लाई में 6, तो ये आ गया हमारा। अब देखो 100 इंटू 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1,200 रुपये हो जाएगा। तो ये क्या है डिवाइड में, तो डिवाइड कर देंगे क्या 1,200 रुपये, तो आंसर क्या आ गया 50 रुपये आ गया। यानी कि अब मुझे मिलेंगे हमें 1,000 रुपये में 50 रुपये एक्स्ट्रा, क्योंकि 50 के यहाँ 50 का रिटर्न है, तो ये हो जाएगा 1,050 रुपये। अब ये शुरुआत के 6 महीनों का है ना, शुरुआत के 6 महीने, अभी बाकी के 6 महीने बचे हैं, तो बाकी के 6 महीने में क्या होगा, अब हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस पर मिलेगा, है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम इसे कैलकुलेट कर एक मिनट, अगर हम यहाँ पे से आप कैलकुलेट करें तो अपना आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट रेट अब इस पे मिलेगा, तो क्योंकि कंपाउंडिंग चल रही है ना, तो 1050 हमारे क्या हो गई प्रिंसिपल अमाउंट हो गई, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% का, मल्टीप्लाई में अब बाकी के 6 महीने हैं, तो यानी कि 6/12, ये 12 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 1 साल में से हम सिर्फ 6 महीनों का कर रहे हैं। तो अब देखो इसे जब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1050 इंटू में क्या कर रहे हैं हम 10 और मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 12 इंटू 100 करेंगे क्या आ जाएगा, फिर से 1200 आ जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे 1200 से तो हमारा आंसर क्या आएगा 52.5। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ रहा है 52.5, यानी कि अब हमें ये 52.5 क्या मिला है रिटर्न मिला है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा 52.5 प्लस करेंगे 1050 में, तो हमारा आंसर क्या आया, टोटल आंसर आया 1102.5। तो अब देखो कहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ मिल रहा था हमें 1,100 रुपये, यहाँ मिल रहा है हमें 1,102.5 रुपीज़। तो यहाँ एनुअली भी 10% है, यहाँ सेमी एनुअली भी 10% है, यहाँ भी 1 साल में 12 महीने, यहाँ भी 6 + 6 12 महीने ही है। फिर भी अगर हम देखें तो एनुअल हमारा इफेक्टिव एनुअल रिटर्न क्या आया, ज़्यादा आया। तो यही है हमारा इफेक्टिव एनुअल रिटर्न। जब हम क्या करते हैं अपने एनुअल रिटर्न को इफेक्टिवली यूज़ करते हैं तो वो होता है हमारा इफेक्टिव एनुअल रिटर्न। यहाँ पे भी इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो भी चाहो तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मैंने आपको इफेक्टिव एनुअल रिटर्न समझा दिया, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लेना वीडियो को रिवाइंड करके। अब देख लेना है हाउ टू गो अबाउट। एक मिनट पहले तो हम पेन चेंज करें, पेंसिल ले लेते हैं हाथ में, तो बुक गंदी हो जाएगी। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या दे रखा है, हाउ टू गो अबाउट सिस्टमैटिक एनालाइजिंग अ कंपनी, यानी कि अगर हमें किसी कंपनी को एनालाइज करना है तो हम उसे भला कैसे करेंगे, सिस्टमैटिकली कैसे करेंगे। तो पहला दिया है इंडस्ट्री एनालाइज। इंडस्ट्री एनालाइज का मतलब होता है कि पहले तो हमें सबसे पहले एक सेक्टर देखना है कि हम कौन सी सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्री को एनालाइज करने वाले हैं। हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को एनालाइज करने वाले हैं, हम बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करने वाले हैं, या फिर हम किसी जो है ऑटोमोबाइल तो हो गया ना, मास कम्युनिकेशन वाली इंडस्ट्री को एनालाइज करने वाले हैं, या फिर हम कोई डेली बेसिस वाली इंडस्ट्री को एनालाइज करने वाले हैं। तो कौन सी इंडस्ट्री है, जैसे यहाँ पे दे रखा है हमें क्या, हमें यहाँ पे दे रखा है पावर वाली जो
कंपनीज है, पावर वाली जो इंडस्ट्रीज है, जैसे हमारा नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी, ये सब क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर, ये सारी क्या है पावर वाली कंपनीज हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक इंडस्ट्री को चेकआउट करना है कि कौन सी इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रही है। ये NHPC या फिर NTPC या फिर TPC, टाटा पावर कंपनी, नेशनल थर्मल पावर कंपनी। तो पहले हमें क्या करना है, इंडस्ट्री को चेकआउट करना है। अगर मैं कहूँ कि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में कर रहे हैं तो पहले हमें डिफरेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक क्या करना है, हमें एक एनालाइज करना है कि कौन सा सेक्टर बेहतर रहेगा। कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर बेहतर रहेगा, बैंकिंग सेक्टर बेहतर रहेगा, या फिर कौन सा सेक्टर बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले तो सेक्टर जो हम एनालाइज करते हैं वो आ जाता है हमारा इंडस्ट्री एनालाइज में। दूसरा आता है जब हमने इंडस्ट्री को एनालाइज कर लिया कि हाँ मैंने अब सोच लिया है कि हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर मैंने एनालाइज कर लिया, वो अच्छा है। अब उसमें भी ऑटोमोबाइल में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ऑडी है, फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, कोई एक्सपेंसिव कार है, कोई एक नॉर्मल कार है ना। तो वो अब कंपनी कौन सी है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो हाउ हैज़ द कंपनी बीन फेयरिंग ओवर द लास्ट ईयर्स। तो अगर आपने कोई एक आप इंडस्ट्री में से आपने कोई एक कंपनी भी ले ली कि मैं फरारी की देखता हूँ या फिर मैं बुगाटी की वाली कंपनी देखता हूँ, कॉर्पोरेट यानी कंपनी। तो बुगाटी की कंपनी का आप एनालाइज करोगे तो क्या देखोगे कि उसके पिछले कुछ साल कैसे रहे हैं, पिछले कुछ साल में कंपनी में कुछ ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, या फिर जो उसके अभी के करंट ऑपरेशंस हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है उस कंपनी से रिलेटेड, क्या अच्छा उसने कराया है, कितना मतलब क्या क्या बेनिफिट हुए हैं कंपनी को, कंपनी की कैपेबिलिटी कितनी है, कंपनी के आगे फ्यूचर प्लान कितने हैं, मतलब क्या ग्रोथ प्लान है, क्या फ्यूचर में उसकी ग्रोथ के लिए क्या प्लान है, उसकी पिछली पास्ट परफॉर्मेंसेस कैसी हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हम एनालाइज करते हैं वो आता है हमारा कॉर्पोरेट एनालाइज में। फाइनेंशियल एनालाइज में क्या आता है हमारा, फाइनेंशियल एनालाइज में आता है हमारा EPS, अर्निंग पर शेयर, है ना, और PE रेशो, और मतलब ये तो हमने 10th चैप्टर में पढ़ रखा है, वो भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो फाइनेंशियल पढ़ने से समझ में आ रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कि उसने पिछले साल में उसका कितना ग्रोथ हुई, कितना उसे रिटर्न मिला, कहीं कंपनी लॉस में तो नहीं है। तो ये जब हम फाइनेंशियल चीज़ें जब हम एनालाइज करते हैं तो वो होता है हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस में। तो इन बेसिस पे क्या हम करना है, इन बेसिस पे हम किसी भी एक सिस्टमेटिक एनालाइज ऑफ अ कंपनी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। अब हम हमारा नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं। अब हमें हमारा नया टॉपिक दिया है, व्हाट इज एन एनुअल रिपोर्ट। तो अब एनुअल रिपोर्ट क्या होती है वो हम देख लेते हैं। तो अब देखो एनुअल रिपोर्ट यानी कि एनुअली क्या होता है, पूरे एक साल का। तो एनुअल रिपोर्ट यानी कि कंपनी की एक पूरे साल की जो रिपोर्ट होती है ना उसे हम एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं। एनुअल रिपोर्ट इज अ फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड ईयरली बाय अ कॉर्पोरेट, यानी कि हर साल एक कंपनी क्या है, एक फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालती है अपनी कंपनी के बारे में, जिसे हम एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं। इस एनुअल रिपोर्ट में क्या होता है, उसके असेट्स यानी कि उसके पास कितनी संपत्ति है, लाइबिलिटीज़ उसके पास कितनी उधारी हैं, रेवेन्यूज़, एक्सपेंसेस एंड अर्निंग्स। रेवेन्यूज़ यानी कि वो कहाँ से पैसा कमा रही है, कहाँ उसका खर्च हो रहा है, कितनी उसकी अर्निंग हो रही हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, है ना, तो ये सारी किसमें आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी एनुअल रिपोर्ट में। यानी कि एनुअल रिपोर्ट में सीधा कंपनी ये बताती है कि उसका कितना फ़ायदा हो रहा है, कितनी उसके पास संपत्ति है, कितना उसे लॉस हुआ, कितना उसने कमाया, कितना उसने खर्च किया, कितना उसका अभी उधारी में है। तो ये सारी जो चीज़ें आती हैं ये होती हैं हमारी क्या, एनुअल रिपोर्ट। अब जो एनुअल रिपोर्ट है, हाउ द कंपनी स्टूड टू क्लोज टू, अच्छा ठीक है, ये कब होती है, कब इशू होती है, ये होती है 31 मार्च और जो भी ईयर है उसमें। तो यानी कि जैसे अभी 31 मार्च 2022 है ना, तो अभी 31 मार्च आया नहीं है। तो अब जो है 31 मार्च को क्या होगा, सारी कंपनीज जो है वो अपनी एक एनुअल रिपोर्ट अपनी क्या करेंगी, पब्लिश करेंगी। तो वो होती है हमारी एनुअल रिपोर्ट। इस तारीख को क्या की जाती है, सबके सामने वो प्रेजेंट की जाती है, पब्लिश की होती है। तो कंपनीज पब्लिश एनुअल रिपोर्ट एंड सेंड एवरेज वर्जन टू शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उन्हें फ्री में ही क्या करती है कंपनी जो है वो अपना एनुअल रिपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करती है। एवरेज वर्जन यानी कि उसमें एक शॉर्टर वर्जन, जो मेन पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वही क्या वो करती है, अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर चाहता है कि उसे पूरी डिटेल्ड एनुअल रिपोर्ट चाहिए तो वो एक रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है अपनी कंपनी को, और कंपनी क्या करेगी, पूरी एक सारी जो हमारी जो टोटल क्या है इन्फॉर्मेशन है, जो कंप्लीट हमारी एनुअल रिपोर्ट है, वो क्या करेगी, शेयर होल्डर को सेंड कर देगी। तो एनुअल रिपोर्ट से क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। उनसे उन्हें पता चलता है कि कंपनी के पास कितना अभी है, कितना पैसा है, कितना कमा रही है, कितना खर्चा है, कितना उधारी है, कितना उसके पास संपत्ति है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर होल्डर्स को पता चलती हैं बाय चेकिंग एनुअल रिपोर्ट। आप देखो विच फीचर्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट, अच्छा एनुअल रिपोर्ट के कौन से फीचर्स जो हैं वो हमें अच्छे से ध्यान से पढ़ने चाहिए। तो यहाँ पे हमें 5 फीचर्स दे रखे हैं। पहला दिया है डायरेक्टर रिपोर्ट्स
एंड चेयरमैन स्टेटमेंट विच आर रिलेटेड टू द करंट एंड फ्यूचर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। यानी कि जो कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं और जो चेयरमैन होते हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं कंपनी के अभी के ऑपरेशन से रिलेटेड, यानी कि कंपनी में अभी जो काम किए जाएंगे, अभी जो डिसीजन लिए जाएंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन, और फ्यूचर में कंपनी में क्या क्या डिसीजन लिए जाने वाले हैं तो वो सारी जो परफॉर्मेंसेस हैं और वो जो स्टेटमेंट डायरेक्टर और चेयरमैन देते हैं उन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है। दूसरा दिया है ऑडिटर्स रिपोर्टिंग, यानी कि जो ऑडिटर्स हैं उनकी जो रिपोर्ट हमें मिलती है एनुअल रिपोर्ट में, उसे हमें ध्यान से पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ और कंपनी में कितना लॉस हुआ, इस स्टेटमेंट को हमें ध्यान से पढ़ना है। कंपनी की बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। तो बैलेंस शीट जो हमें प्रोवाइड करी गई है वो हमें क्या करना है, ध्यान से पढ़नी होती है। नोट्स टू अकाउंट अटैच टू द बैलेंस शीट, यानी कि जो हमारी बैलेंस शीट है उससे अटैच नोट्स, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी स्टेटमेंट अटैच की जाती है हमारी एनुअल रिपोर्ट में, उन्हें हमें काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। तो ये कुछ क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं, ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं। जब हम एनुअल रिपोर्ट को पढ़ रहे होते हैं तो ये फीचर्स क्या रखने हैं, हमें ध्यान में रखने होते हैं। अभी हम आगे देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं व्हाट इज अ बैलेंस शीट एंड अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। What is difference between balance sheet and profit and loss account statement of a company? यानी कि बैलेंस शीट क्या होती है और लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट क्या होती है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब हम क्या बताते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं कि कंपनी अभी प्रॉफिट में है या लॉस में है या अभी स्टेबल चल रही है, तो वो जो हम पोजीशन बताते हैं ना, फाइनेंशियली पोजीशन, एक पर्टिकुलर टाइम पे, ऐसा नहीं कि आज की फिर कल की फिर परसों की फिर तरसों की, ऐसा नहीं। एक एनुअल रिपोर्ट जो निकलती है वो पूरे एक साल की निकलती है। तो पूरे एक साल में हर साल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी तो वो हमारी बैलेंस शीट में बताई जाती है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ रखा है, एक मिनट बस, यहाँ पे दे रखा है बैलेंस शीट अकाउंट फॉर्म और बैलेंस शीट रिपोर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे इसकी दो फॉर्म होती हैं, यानी कि बैलेंस शीट में क्या होती है, दो टाइप की फॉर्म होती है, एक होती है अकाउंट फॉर्म, एक होती है रिपोर्ट फॉर्म। तो अकाउंट फॉर्म में क्या होता है, एक तरफ होती है हमारी लाइबिलिटीज, एक तरफ होती है असेट्स। यानी कि एक तरफ तो होती है हमारी उधारी और दूसरी तरफ होती है हमारी असेट्स। तो उधारी वाली साइड में कौन कौन सी चीज़ आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, ये होती है हमारी लाइबिलिटीज, ये होती है हमारी उधारी। शेयर कैपिटल यानी कि जो कंपनी के पास में शेयर्स वाला कैपिटल है ना, क्योंकि उसका पेमेंट उसे एक ना एक दिन करनी है, तो वो हमारी क्या आ जाती है, उधारी वाली साइड पे आ जाती है। रिजर्व और सरप्लस, यानी कि रिजर्व और सरप्लस क्या आते हैं हमारी लाइबिलिटीज में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपने जो पहले की प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें पूरा एक एक टर्म को एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। और करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज हमारी वो लाइबिलिटीज होती हैं, वो उधारी होती हैं जिन्हें हमें एक साल के अंदर अंदर क्या करना होता है, पे करना ही होता है, तो वो हमारी करंट लाइबिलिटीज में आती हैं। अब असेट्स में क्या आती है, असेट्स में आती है हमारी संपत्ति, यानी कि कंपनी के पास क्या क्या संपत्ति है। तो पहला दे रखा है फिक्स्ड असेट्स, यानी कि जो कंपनी के पास फिक्स्ड असेट हैं, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गई, उसकी फैक्ट्रीज हो गई, तो ये सारी फिक्स्ड असेट्स में आ जाएगी। कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, एक दिन उसको प्रॉफिट देने वाली है ना, तो कंपनी की संपत्ति में आती है वो, तो असेट्स में हो गई। करंट असेट्स, लोन एंड एडवांसेस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, जो कंपनी के छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो क्या आता है, हमारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो ये हमारी लाइबिलिटीज वाली साइड होती है और ये होती है हमारी असेट्स वाली साइड। तो ये हो गई हमारी बैलेंस शीट अकाउंट फॉर्म। दूसरी क्या दे रखी है, बैलेंस शीट रिपोर्ट फॉर्म। तो इसे भी देख लेते हैं। पहला दिया है सोर्सेज ऑफ फंड, यानी कि कंपनी के पास जो पैसा आता है वो कौन कौन से सोर्सेज से आता है। तो पहला दिया है हमें क्या, शेयर कैपिटल, और दूसरा दिया है रिजर्व। अब पहला दिया है शेयर होल्डर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, यानी कि शेयर होल्डर्स का जो फंड होता है ना, वो क्या होता है, एक तरह से कंपनी के लिए पैसा आ रहा है शेयर होल्डर से, तो अब वो कैसे आ रहा है, एक तो हो गया शेयर कैपिटल, दूसरा हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। यानी कि जो शेयर होल्डर है वो क्या करते हैं, वो बैठ के कंपनी में नाचते थोड़ी हैं, वो कंपनी को पैसा देते हैं। अब पैसा क्यों देते हैं, देखो शेयर कैपिटल में जो पैसा लग रहा है वो कौन दे रहा है, शेयर होल्डर्स ही तो दे रहे हैं। और रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि अब जैसे कंपनी को प्रॉफिट हुआ, अब ऐसा तो नहीं ना कि अगर जैसे आज 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो वो 10 करोड़ के 10 करोड़ बांट देगी और कहेगी चलो प्रसाद बांटो और मिठाई बांटो और पार्टी करो और शेयर होल्डर्स को दो और काम खत्म करो। नहीं, वो अपने रिजर्व में भी तो रखेगी ना कि इन फ्यूचर उसे लॉस हो जाता है तो वो कहाँ से पे आउट करेगी, उस लॉस को कहाँ से भरेगी, वो रिजर्व और सरप्लस में भी कुछ पैसे को रखती है। तो ये हो गया हमारा सोर्सेज ऑफ फंड। अब जो हमारा शेयर होल्डर फंड हो गया, अब हमारा नेक्स्ट में हम देख लेते हैं। अब कंपनी के पास अलग अलग सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं, या तो वो शेयर होल्डर से पैसा लेती है या फिर वो क्या करती है, लोन ले लेती है, उसके बाद उसके पास पैसा आता है। तो लोन भी अब दो तरह के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में क्या आ जाता है, जैसे हमारे बैंक हो गए,
तो बैंक में क्या है, हमारा सिक्योर लोन है, इन्हें हमें अपना कोलेट्रॉल सबमिट करना पड़ता है। कोलेट्रॉल तो आपने पढ़ा ही होगा ना, एसएसटी में आता है, मैंने देखा था, है ना, मतलब मुझे पता है कि एसएसटी में आता है, तो आपने अगर पढ़ा हो। कोलेट्रॉल क्या होता है, जो हम अपनी चीज़ें गिरवी रखते हैं ना, तो वो हमारा कोलेट्रॉल हो जाता है। तो सिक्योर्ड में क्या होता है, जो अगर हम गिरवी रख के कुछ लोन ले रहे हैं तो वो हमारा सिक्योर्ड लोन है। अब अनसिक्योर्ड में क्या आ जाएगा, जैसे हम अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, है ना, या अपनी फैमिली मेम्बर्स से ले लेते हैं, तो वो होता है हमारा अनसिक्योर्ड, जहाँ पे हमें कोई भी सिक्योरिटी ऐसे जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, बस हम क्या कर सकते हैं, जान पहचान है, तो वहाँ से अगर हमने लोन ले लिया तो वो हो जाएंगे हमारे अनसिक्योर्ड लोन्स। अब दूसरा हमें दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो इसमें हमारे क्या है, 4 पार्ट्स है। पहला दिया है फिक्स्ड असेट, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, तीसरा है करंट असेट्स, लोन एंड एडवांसेस, और चौथा है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो ये क्या है, हमारी कुछ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है। फंड क्या होता है, फंड होता है हमारा मनी, हमारी कैपिटल। तो अब फिक्स्ड असेट्स क्या होता है, जो हम लंबे समय के लिए रखते हैं अपने पास, जैसे हमारे जो लैंड हो गई है, अब हमारी फिक्स्ड असेट है ना, आज हमने खरीदी कल बेचेंगे थोड़ी, हम तो कुछ सालों के बाद बेचेंगे ताकि उसकी प्राइस बढ़े। तो फिक्स्ड असेट में हमारे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, ये सारी चीज़ें आती है। ये वैसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब इन्वेस्टमेंट जो है, ये भी तो हमारी एक एप्लीकेशन ऑफ फंड है। हमने आज इन्वेस्ट किया तो कल हमें रिटर्न मिलेगा, कल मतलब कुछ टाइम के बाद हमें रिटर्न मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें हो गई, है ना। अब करंट असेट्स, लोन एंड एडवांसेस, यानी कि जो हमारे पास अभी कंपनी के पास कितने असेट्स हैं, तो वो हमारे करंट असेट्स में आता है। लोन क्या है कंपनी के पास, और एडवांस कितना ले रखा है उसने, क्योंकि उसके इन्वेस्टर से वो ऐसा तो है नहीं ना कि अच्छा भैया जब हमें बिल्कुल हम कर्जे में होंगे ना तब हमारे इन्वेस्टर में पैसा देंगे। वो अपने पास कुछ एडवांसेस भी रखती है ना, या फिर रिजर्व और सरप्लस भी रखती है कंपनी। तो ये सारे क्या है, ये हमारे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हैं। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर यानी कि जो हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना कंपनी के अंदर, जैसे चाय कॉफ़ी, है ना, और ये कैंटीन का खर्चा, ये अलग अलग खर्चे जो होते हैं, ये हमारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में आता है। और हमारे जो कंपनी में छोटे मोटे लॉसेस हो जाते हैं, वो सब भी हम क्या करते हैं, इन फंड से ही फुलफिल करते हैं। तो अब हमें दे रखा है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट ऑन द अदर हैंड शोज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अच्छा, बैलेंस शीट क्या देती है, फाइनेंशियल पोजीशन देती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताती है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, यानी कि कंपनी अभी प्रॉफिट में है या लॉस में। फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गई कि अभी वो कंपनी अच्छी चल रही है, उसकी ग्रोथ है ना, तो वो फाइनेंशियल पोजीशन हो गई उसकी। अभी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में जा रही है, तो वो सारी होती है एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में, जब हमें क्या पता चलती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है कंपनी की, वो कंपनी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है ना। तो वो सारी जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में। अब ये हमारा क्या है, अब हाउ टू, अभी हमें बता रखा है कि हमारा जो ये है ना दूसरे पेज पे बॉक्स नंबर 1 XYZ कंपनी लिमिटेड, उसका ही दे रखा है कि उसका एक एग्जांपल है, तो आप उसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट आप उसमें चेकआउट कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमें ये दे रखा है एक बॉक्स जिसमें हमें बैलेंस शीट दे रखी है। अगर आप चाहो तो बैठ के इसे पूरा पढ़ सकते हो, आपकी समझ में आ जाएगा। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही हैं कि शेयर होल्डर फंड में कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, लोन फंड में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो बस एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक कंपनी है, उसके पास 2005 में तो ये इतना सामान था, इतने करोड़ ये थे, और 2004 में उसके पास ये चीज़ें थी, इतना सेट था, इतना लाइबिलिटीज़ थी, इतना कैपिटल था, इतना रिजर्व सरप्लस था। तो वो सब ये बस यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है एक बैलेंस शीट का। तो अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट डू दी सोर्सेज ऑफ फंड रिप्रेजेंट, यानी कि जो हमारे सोर्सेज ऑफ फंड है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला हमें दिया है कि शेयर होल्डर फंड ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ इज फंड कमिंग फ्रॉम ओनर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि शेयर होल्डर फंड क्या होता है, शेयर होल्डर फंड को हम अपना नेटवर्थ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी वो मैं आगे बताऊंगी। अब देखो शेयर होल्डर फंड्स जो है वो कौन, शेयर होल्डर क्या होता है, कंपनी के मालिक होता है, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंशियल वाले तो नहीं होते, लेकिन यहाँ पे इक्विटी वालों की बात चल रही है अभी तो मेन। तो शेयर होल्डर फंड क्या होता है, शेयर होल्डर फंड डायरेक्ट आ रहा होता है कंपनी के ओनर से, क्योंकि शेयर हम तभी तो लेते हैं ना जब हम पैसा देते हैं कंपनी को। तो अगर हमने कंपनी को पैसा दिया तो हमने क्या किया कि हम उसके ओनर बन गए। तो जब ओनर ने पैसा दिया तो वो क्या होता है, हमारा शेयर होल्डर फंड में आ जाता है। दूसरा दे रखा है लोन फंड। लोन फंड कौन सा फंड होता है, जो हम बोरो करते हैं आउटसाइडर से। अब लोन से ही समझ में आ रहा है हमने क्या किया है, लोन लिया है, हमने कर्ज लिया है, तो वो फंड भी क्या है, वो कंपनी के लिए तो पैसा ही आया ना, भले ये वो शेयर होल्डर से आया हो या लोन से आया हो। तो ये कुछ क्या है, हमारे फंड होते हैं। अभी देख लेते हैं, व्हेन अ कंपनी फर्म starts operation its owner called shareholders contribute fund called share capital। अच्छा, अब जब एक कंपनी स्टार्ट होती है और उसके जो शेयर होल्डर्स हैं
अगर वो क्या करते हैं, कंपनी में कंट्रीब्यूट करते हैं अपना फंड, यानी कि जो शेयर होल्डर क्या होता है, ओनर, अगर वो शेयर होल्डर क्या करते हैं, कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। जो पैसा कंपनी के शेयर होल्डर्स ने लगाया है उस पैसे को हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। अब शेयर होल्डर्स भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, एक प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं। तो इसी हिसाब से हमारी शेयर कैपिटल भी दो टाइप की होती है, इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंशियल कैपिटल। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। इक्विटी कैपिटल क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर वालों का पैसा, और प्रेफरेंशियल कैपिटल होता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर वालों का पैसा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे तो यहाँ के दे रखा है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन बाय द कंपनी फॉर मीटिंग रिक्वायरमेंट एंड गोल्स। अच्छा, तो देखो अगर क्या हुआ, कंपनी का बेनिफिट हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो अगर उसने अपना पैसा क्या कर दिया, उसका डिविडेंड आया, उसने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर कंपनी को 100 करोड़ का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, अब कंपनी ने उसमें से 40 करोड़ का डिविडेंड क्या किया, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को दे दिया। उसके बाद बचे कौन, अब इक्विटी शेयर होल्डर बचे। सोचो उसने डेप्ट होल्डर को भी दे दिया, बॉन्ड होल्डर को भी दे दिया, प्रेफरेंशियल शेयर वालों को भी दे दिया, सबको दे दिया। बचे कौन, इक्विटी वाले बचे। अभी अगर वो सोचेंगे कि हम इक्विटी वालों को अगर वो देना चाहें, अगर उनको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो वो दे सकते हैं, या फिर अगर वो चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, वो कह सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को कि अभी तो हम आपको नहीं दे रहे हैं डिविडेंड, हम क्या कर रहे हैं, अभी रिजर्व एंड सरप्लस में इस पैसे को रख रहे हैं। अगर फ्यूचर में हमें कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हमें बार बार आपसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, इस डिविडेंड में से, इस ये जो हमें बेनिफिट हुआ है, इन फ्यूचर अगर हमारा लॉस होता है या फिर अगर हमें कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस जो डिविडेंड हमारा बचा है, इसे रिजर्व और सरप्लस जिसे हम कहते हैं, इसमें से ही यूज़ कर लेंगे। तो अब दूसरा में दिया है यहाँ पे, ये हमारा टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक दिया है, देख लेते हैं सभी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। इसे तो हमें पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर, मैंने देखो डीप में तो मैं इतना बताऊंगी नहीं एक एक लाइन पढ़ के, क्योंकि वो मैं पहले से बता चुकी हूँ। ये क्या है, हमारी वन शॉट रिवीजन है, तो मैं बस आपको रिवीजन करा रही हूँ। मैं आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, याद होगी चीज़ें। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, एक बार आप क्या कर लो, रिवाइज कर लो, पॉलिश मार लो चीज़ों पे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जो कंपनी की रियल ओनरशिप को क्या करते हैं, खरीदते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर कौन होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के शेयर खरीदते हैं और क्या बनते हैं, कोई ओनर नहीं बनते। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना शेयर खरीदा और वो महीने का महीने या फिर टाइम टू टाइम एक रेगुलर इंटरवल पे अपना डिविडेंड लेते रहते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर होता है रियल ओनर, प्रेफरेंशियल शेयर आर नॉट रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर वालों को क्या मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर वालों को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। अगर इक्विटी शेयर को क्या है, डिविडेंड ज़रूरी नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का पक्का है कि उन्हें डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा और लॉस होता है तो कम डिविडेंड मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर वालों को लॉस हो तब भी उतना ही मिलेगा, प्रॉफिट हो तब भी उतना ही मिलेगा। तो ये क्या होता है, हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। तो यही डिफरेंसेस हमें यहाँ पे दे रखे हैं, वही मैंने आपको वर्बली यहाँ पे बता दिया। अब हम देख लेते हैं, व्हाट डू टर्म्स लाइक ऑथोराइज, इशू, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप कैपिटल मीन्स। अब देखो ये जो हमारे कुछ टर्म्स है ना, ये वाली टर्म्स, इनका मतलब क्या है, ये आपको इससे क्या समझ में आता है वो मैं आपको समझाती हूँ। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब है कि एक कंपनी जो है ना, वो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपिटल, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपिटल को ही ऑथोराइज कर सकती है। अब कैपिटल कैसे ऑथोराइज होती है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ शेयर, है ना, मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे अगर हमारे पास 10 शेयर है, एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है, तो कंपनी की कैपिटल कितनी हो गई, 10,000 रुपये हो गई। तो यही है कि कंपनी क्या कर सकती है, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर ही अपने अलॉट कर सकती है और उनको ही ऑथोराइज कर सकती है। ऐसा नहीं कि कंपनी कितने भी शेयर अलॉट कर सकती है, कितना भी प्राइस अपना बढ़ा सकती है। तो ऑथोराइज कैपिटल का मतलब है कि एक मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स को अलॉट कर सकती है और उनका एक प्राइस रख सकती है और एक मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या रख सकती है, कंपनी की कैपिटल को वो रख सकती है। तो वो ऑथोराइज कैपिटल हो गई कि वो इससे ज़्यादा नहीं रख सकती। दूसरा क्या दे रखा है हमें, इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। अच्छा देखो, अगर मैं कहूँ कि एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ 100 शेयर्स को ही क्या कर सकती है, ऑथोराइज इशू कर सकती है, तो ज़रूरत नहीं ना कि वो आज के आज ही अपने 100 के 100 शेयर्स को इशू कर देगी मार्केट में। अभी उसे जितनों की ज़रूरत है वो उतने ही इशू करेगी। शायद उसे बस 25 शेयर्स अलॉट करने की ज़रूरत हो। तो जितने हमारे शेयर्स मार्केट में इशू होते हैं तो उतने शेयर्स को हम क्या बोलते हैं, उन शेयर्स को हम बोलते हैं इशूड कैपिटल, यानी कि
इशूड शेयर, यानी कि हमने क्या किया, अगर हमारे पास 100 करने की क्या है अथॉरिटी है, हम 100 शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं, उसमें से हमने सिर्फ 25 करे, है ना। अब 25, अगर समझो एक शेयर की प्राइस 10 रुपये थी तो हमने 25 करा, तो 25 × 10 क्या हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। तो यानी कि इशूड कैपिटल कितनी हो गई, इशूड कैपिटल हो गई हमारी 250 रुपये। अब यहाँ पे तीसरा दे रखा है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल समझने से पहले हमें पेड अप कैपिटल समझना पड़ेगा, तो पहले हम वहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब अगर हम यहाँ पे पेड अप कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि कंपनी के पास कितना था, 100 शेयर वो अलॉट कर सकती थी, 100 में से उसने 25 अलॉट करे। अब ये भी जरूरी नहीं है ना कि 25 के 25 ही आज के आज बिक जाएंगे या 25 के 25 शेयर्स को ही कोई खरीद लेगा, है ना। तो ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। तो अब 25 में से अगर 15 लोगों ने शेयर खरीदे तो अब 15 का क्या हुई, 15 की ही पेमेंट आई। तो जितना की पेमेंट आई है, जितने शेयर्स को हमने पेड कर, जितने शेयर्स पेड हो गए हैं, जितनों की पेमेंट हो गई है, उन शेयर्स को हम क्या बोलते हैं, उन शेयर्स की कैपिटल, आई हुई कैपिटल को हम बोल देंगे पेड अप कैपिटल। फॉर एग्जांपल 100 शेयर अलॉट कर सकते हैं, 100 में से 25 करें, 25 में से बस 15 बिके और एक शेयर की प्राइस है 10 रुपये, तो यानी कि 15 × 10 क्या हो जाएगा, 150। तो अब ये जो 150 रुपये आई है, ये क्या है हमारी, ये है हमारी पेड अप कैपिटल। तो आई होप आपको पेड अप कैपिटल समझ में आई होगी। अब पेड अप कैपिटल से ही रिलेटेड हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, वो भी मैं आपको वापस समझा देती हूँ। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल अगर हम देखें तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का क्या मतलब है कि हमने पेड कितने करे थे, पेड 15 लोगों ने करा था। तो अब यानी कि वो 15 लोग क्या हो गए, वो आप कंपनी में सब्सक्राइब हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपनी की कैपिटल में अपना पार्ट दे दिया, उन्होंने अब शेयर्स खरीद लिए। तो जो इंसान पे करता जाएगा वो कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब होता जाएगा। तो सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है कि हमने अगर पेमेंट कर दी, यानी कि हमने शेयर्स खरीद लिए, तो अब जब है बाद में हम क्या हो जाएंगे, शेयर्स हमने खरीद लिए तो अब हम कंपनी की कैपिटल में सब्सक्राइब हो जाएंगे। अब ऐसे ही आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, है ना, और बेल आइकन को भी दबा देना। आगे हमें दिया है कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल अगर हम देखें तो यहाँ क्या दे रखा है, कॉल्ड अप कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी फॉर पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये एग्जाम्पल दे रखा है, अगर मैं कहूँ कि आपने ये 15 लोगों ने क्या किया, इन्वेस्ट किया, तो अब 15 लोगों ने 150 रुपये क्या आ गई, हमारी पेमेंट आ गई, पेड अप कैपिटल हमारी आ गई। अब 150 में से कंपनी को सिर्फ क्या है, कंपनी को सिर्फ अगर मैं कहूँ 100 रुपये की ज़रूरत है, तो बाकी के 50 रुपये अभी बचे हुए हैं, तो वो क्या करेगी, वो 50 रुपये का भी यूज़ नहीं करेगी। वो कह देगी अपने इन्वेस्टर्स को कि इन्हें अभी अपने पास रखो, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको कॉल कर देंगे, हम आपको बता देंगे और फिर हम आपसे ये बाकी के बचे हुए 50 रुपये क्या करेंगे, हम आपसे ले लेंगे। तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है कि जितने पैसे की ज़रूरत अभी कंपनी को है, कंपनी अभी उतने ही लेगी और बाकी के जितने बचे हुए पैसे हैं, क्योंकि अभी उसे 100 रुपये की ज़रूरत है, 150 की नहीं है, तो वो 100 रुपये की ज़रूरत है, तो 100 रुपये उसने रख लिए। बाकी के 50 रुपये अगर उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो कॉल करके इन्फॉर्म कर देगी अपने इन्वेस्टर्स को कि अब हमें पैसे की ज़रूरत है, तो आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना जो अपना कैपिटल है वो हमें, अपना फंड जो है आप हमें आप दे सकते हैं। तो ये हमारे जो जितने भी टर्म्स है वो हमने समझ ली। अब हम अपना नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे दे रखा है हमारा टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन फंड, यानी कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन फंड में क्या डिफरेंस होता है। तो ये तो आप सबको अगर नहीं भी पढ़ाऊंगी ना तो भी आप पेपर में खुद ब खुद ही कर आओगे। नाम पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर क्या होता है, जिसमें एक सिक्योरिटी होती है, जिसमें हम बैंक से लेते हैं, जिसमें हमें कोलेट्रल सबमिट करना पड़ता है, तो वो सारे लोन क्या आते हैं, सिक्योर्ड लोन्स में आते हैं। तो अब कंपनी के लिए सिक्योर्ड लोन्स कौन से होंगे, कंपनी के लिए सिक्योर्ड लोन्स वो होंगे जिसमें उसे एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसमें वो किसी के साथ भी फ्रॉड नहीं कर सकता, पूरा एक फॉर्मल लीगल तरीके से जब हम लोन लेते हैं तो वो होता है हमारा सिक्योर्ड लोन्स। अब कंपनी में सिक्योर्ड लोन्स कौन से होता है, जैसे डिबेंचर। कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स अपने इशू करती है और लोग डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं और फिर कंपनी लोगों से जो डिबेंचर से पैसा आया है उसे लेने के बाद उसे अपनी कंपनी में इस्तेमाल करती है, यूज़ करती है। तो वो क्या है, एक तरह से लोन है, क्योंकि उसे वो डिबेंचर होल्डर्स को वापस पे भी करना होता है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो जो हम कमर्शियल बैंक, जो हमारे बैंक होते हैं ना, डिफरेंट बैंक्स होते हैं, उनसे भी अगर कंपनी क्या करती है, लोन लेती है, तो वो किस में आता है, हमारे सिक्योर्ड लोन्स में आता है। अनसिक्योर्ड लोन्स में क्या आता है, अनसिक्योर्ड लोन्स में हमारे वो लोन्स आते हैं जिसमें हमें कोई भी कोलेट्रल सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन्स में क्या होता है, हमें कोई भी चीज़ अपनी गिरवी नहीं रखनी पड़ती, कोई भी कोलेट्रल हमें सबमिट नहीं करना पड़ता। अनसिक्योर्ड लोन्स में हमारे कौन कौन से मेथड्स आ जाएंगे, जैसे हम अपने फैमिली से ले लेते हैं, फ्रेंड से ले लेते हैं, अपने रिलेटिव से ले लेते हैं। तो ये सारे जो लोन्स हम लेते हैं वो किस में आते हैं,
अनसिक्योर्ड लोन्स के अंदर आता है। तो जब कंपनी ऐसे फंड्स लेती है जिसमें सिक्योरिटी हो तो वो आता है सिक्योर्ड लोन्स में, जिसमें कोई सिक्योरिटी ना हो वो अनसिक्योर्ड लोन्स। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं व्हाट इज मेंट बाय एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो यहाँ पे हम वापस अपना एप्लीकेशन ऑफ फंड्स पे आ गए हैं, तो बस इसे भी रीड कर लेते हैं। तो अब देखो, फिक्स्ड असेट्स पहला दे रखा है, फिक्स्ड असेट, दीज असेट्स आर एक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा देखो, अब फिक्स्ड असेट्स क्या होता है, जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए असेट्स है ना, उन्हें हम फिक्स्ड असेट्स बोलते हैं। जैसा कि अगर कोई कंपनी आज एक ज़मीन खरीद रही है तो वो इसलिए थोड़ी खरीद रही है कि मैंने आज ज़मीन खरीदी 10 लाख रुपए की, अब मैं कल उसे बेच दूंगा, है ना, या फिर उसे परसों बेच दूंगा, इसलिए थोड़ी ना ज़मीन खरीदते हैं। ज़मीन हम खरीदते हैं कि अगर आज मैंने 10 लाख की खरीदी है तो मैं इसे आगे आने वाले 4, 5 या 10 सालों में बेचूंगा ताकि ये मेरी 50 लाख या 60 लाख की जाए। तो वो हमारा एक फिक्स्ड असेट हो गया। अगर हम एक मशीनरी खरीद रहे हैं तो इसलिए थोड़ी खरीद रहे हैं कि आज मैंने 1 लाख की मशीन खरीदी, कल मैं उसे बेच दूंगा। मशीन तो वैसे भी 1 लाख की नहीं जाने वाली, लोग कह देंगे सेकंड हैंड है जी, हम तो सस्ते में ही लेंगे, 1 लाख की हम 80,000 में ले लेंगे, तो हमारा तो लॉस ही है। हम क्या लेते हैं, फिक्स्ड असेट इसलिए लेते हैं ताकि हम उसे लंबे समय के लिए चलाएं और वो हमारी एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद कहते हैं हमें ही बेनिफिट दे। अगर हमने ज़मीन खरीदी है तो वो इन फ्यूचर हमें बेनिफिट देने वाली है ना, तो इसलिए वो हमारा हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो हो गया हमारा फिक्स्ड असेट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, द इन्वेस्टमेंट आर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएटेड बाय द इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड ऑफ। अच्छा ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अब कंपनी के पास जो सरप्लस आता है वो ऐसा नहीं कि उसने एक कमरे में जाके वो सारा पैसा रख दिया और खत्म कर दिया काम, नहीं, कंपनी के पास जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं, जो उसके पास सरप्लस आया है, वो क्या करेगी, उस सरप्लस को वो यूज करेगी और उसे अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करेगी ताकि क्या हो, कंपनी को इन फ्यूचर के लिए ज्यादा बेनिफिट मिले। इन फ्यूचर अगर ज्यादा पैसे की जरूरत पड़े तो वो उस पैसे को भी यूज करके और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रिटर्न आया उस पैसे को भी वो यूज कर सके। तो ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट। अब करंट असेट्स क्या होता है, करंट असेट्स लोन एंड एडवांसेस होता है। हमारे करंट असेट्स यानी कि कंपनी के पास जो अभी जो उसके असेट्स हैं, अभी जो उसके पास उसकी क्या है, संपत्तियां हैं, तो वो आती है हमारी करंट असेट्स में, है ना। अब लोन एंड एडवांसेस क्या होता है, कंपनी के पास जो करंट लोन्स हैं, अभी कंपनी ने कितने लोन्स ले रखे हैं, डिबेंचर होल्डर हैं वो, या फिर बैंक से लोन ले रखा है, या सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है, तो इस टाइप के जितने भी लोन्स हैं तो वो, है ना। और कंपनी के पास एडवांस कितना है, यानी कि कंपनी के पास कितना रिजर्व है, अभी उसके पास कितना सरप्लस उसके पास रखा है, या फिर कितना एडवांस वो भी अपने इन्वेस्टर से लेने वाली है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस में आती हैं, हमारी करंट असेट्स एंड लोन्स एडवांसेस में आती है। अब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस क्या होता है, miscellaneous expenditure represents certain outlays such as preliminary expenses and pro-operative expenses not return of those losses। अच्छा देखो, अब कंपनी में ऐसा तो है नहीं ना कि आज एक ग्लास टूट गया तो उसका खर्चा भी अब कंपनी अपने उसमें लॉस में लगाएगी कि आज कंपनी वालों ने एक एम्प्लॉय ने हमारा एक ग्लास तोड़ दिया तो इसका मैं अब क्या करूँगा, इसका लॉस मैं अब अपनी बैलेंस शीट में लिख के दूंगा। तो ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो जो हमारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो हमारी बैलेंस शीट में नहीं लिखे होते, वो किस में आता है, वो आता है हमारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस में। अब देखा जाए तो वो भी एक खर्चा ही था, अब वो ग्लास टूट गया उसकी जगह पे हमें नया लाना पड़ेगा, तो वैसे तो वो खर्चा ही था लेकिन बहुत छोटा था। तो अब ये थोड़ी ना कि उसको लिखेंगे बैलेंस शीट में कि आज एम्प्लॉय नंबर ए ने हमारा जो है डेस्क नंबर 2 का ग्लास तोड़ दिया, ऐसा तो नहीं करने वाले ना। तो जो हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो आ जाते हैं हमारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और लॉसेस में। तो ये भी हमारे हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी हम देख लेते हैं, क्या दे रखा है, व्हाट डू द सब हेडिंग अंडर द फिक्स्ड असेट लाइक ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स। यानी कि ये जो हमें डिफरेंट टर्म्स दे रखी है ना, ये ग्रॉस ब्लॉक, ये डेप्रिसिएशन, ये नेट ब्लॉक, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनका क्या मतलब है। तो अब मैं ग्रॉस ब्लॉक और ग्रॉस फिक्स्ड असेट दोनों एक ही चीज़ हैं। तो ग्रॉस ब्लॉक और ग्रॉस फिक्स्ड असेट क्या होता है कि कंपनी के पास जितने भी टोटल एक्वायरिंग ऑल फिक्स्ड असेट्स हैं, कंपनी के पास जितने भी फिक्स्ड असेट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस ब्लॉक बोलते हैं या फिर ग्रॉस फिक्स्ड असेट्स बोलते हैं। फिक्स्ड असेट्स आप समझ जाओगे ना, ग्रॉस यानी कि टोटल, और फिक्स्ड असेट्स कंपनी के पास जितने भी टोटल फिक्स्ड असेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे, फिर चाहे वो छोटे असेट्स हो बड़े असेट्स हो, जितने भी फिक्स्ड असेट्स हैं वो सारे क्या आ जाते हैं हमारे ग्रॉस फिक्स्ड असेट्स में आ जाते हैं। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन होता है हमारे लॉसेस। अब जैसे हमने आज एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, अब मशीनरी भले ही क्या है हमारी एक फिक्स्ड असेट्स है, लेकिन आज अगर हमने उसे 1 लाख का खरीदा है तो ऐसा तो है नहीं ना कि वो अगले कुछ सालों के बाद वो 2 लाख की जाएगी। ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ परेशानी आएगी या फिर उसमें कुछ टूट फूट हो गया, उसमें कुछ रिपेयर मेंटेनेंस, तो इस सब की जो कॉस्ट जाती है वो सब आती है हमारी डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन मतलब कि
इट इज अज्यूम दैट एवरी ईयर द वर्थ ऑफ एन एसेट, अच्छा दिस रिडक्शन, अच्छा देखो अब हर साल क्या होता है, जो भी हमने एसेट खरीदा है उसकी वर्थ क्या होगी, उसकी जो प्राइस है वो कम होती जाएगी ड्यू टू यूजेज, है ना। अगर हम किसी भी एक प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मेंटेनेंस लगेगी, वो उसमें कभी कभी टूट जाएगा या ख़राब हो जाएगा तो उसमें मेंटेनेंस लग रही है, उसकी यूजेज हो रही है इतनी ज़्यादा, तो उसमें क्या हो रहा है, उसकी जो रिडक्शन है, रिडक्शन इन वैल्यू हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर हमने आज एक कार खरीदी 10 लाख रुपए की, अब वो 1 साल या 2 साल या 3 साल के बाद अब वो वापस 10 लाख की तो जाएगी नहीं, हमें ऑब्वियस सी बात है कि वो सस्ती ही जाएगी, या तो वो 8 लाख की चली जाएगी या 5 लाख की चली जाएगी, है ना। 10 लाख की तो वापस जाएगी नहीं, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि हमने अगर उसे 3 साल यूज़ करा है तो उसमें कुछ टूट फूट भी हुई होगी, हमने उसे मेंटेन भी कराया होगा, तो ये सब खर्चा किसने दिया, ये सब खर्चा हमने दिया। और उसके बाद अब वो इतनी नई तो है नहीं कि बिल्कुल वैसे जैसे नई आई थी वैसा परफॉर्म करेगी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लैंड एक ऐसा असेट है जिसे अगर हम आज खरीदते हैं तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, उसकी वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी। बहुत कम चांसेस होते हैं जब हम ज़मीनों के प्राइस क्या होते हैं, गिरते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी तो जो रेट ऑफ लैंड है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये हमने डेप्रिसिएशन और ग्रॉस ब्लॉक भी समझ लिया। अब हम नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि नेट ब्लॉक हमें समझना था ना, तो नेट ब्लॉक हमारा क्या होता है, नेट ब्लॉक होता है हमारा कि जो हमारे फिक्स्ड असेट्स हैं उनकी जो टोटल प्राइस है माइनस हमारा डेप्रिसिएशन क्या आ जाता है, हमारा नेट ब्लॉक हो जाता है। यानी कि अगर हमने फिक्स्ड असेट खरीदा हमने 10 लाख रुपए का, अब उसमें अगर डेप्रिसिएशन अगर मैं लगाऊं कि उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर उसकी जो भी टूट फूट हुई उसमें जो भी पैसा लगा, तो वो सब जो पैसा लगा, समझो मैंने 1 लाख की मशीन खरीदी थी, 10,000 का उसमें डेप्रिसिएशन आया, तो अब नेट ब्लॉक क्या हो गया, नेट ब्लॉक हो गया 1 लाख माइनस 10,000 यानी कि 90,000। तो ये होता है हमारा नेट ब्लॉक, यानी कि फिक्स्ड असेट्स में से जो भी हम डेप्रिसिएशन हमारी आई है उसे अगर माइनस करते तो हमारा नेट ब्लॉक आ जाता है। ये हमारा एग्जाम्पल दे रखा है वो जो हमारा बॉक्स वन था ना उसी का, तो वो आपको समझने की जरूरत नहीं है, अगर आप एग्जाम्पल पढ़ा है तो ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, द कैपिटल फंड यूज फॉर अ न्यू प्लांट अंडर इरेक्शन, अ मशीन येट टू बी कमीशनड एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है, विच ऑल्सो हैव्स टू बी टेकन इनटू, ठीक है, कैलकुलेटिंग द फिक्स्ड असेट कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस ब्लॉक्स, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि अब जो कैपिटल और फंड को हम यूज करते हैं फॉर न्यू प्लांट अंडर इरेक्शन ऑफ मशीन येट टू बी कमीशनड, यानी कि जो पैसा अगर हम क्या कर रहे हैं, एक नया प्लांट यानी कि पौधे की बात नहीं कर रहे, नई फैक्ट्री, नई इंडस्ट्री, नया प्लांट, उसमें जो पैसा हम, उसमें जो कैपिटल, जो पैसा हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, अब उसमें क्या है, उसमें हमें असेट्स की ज़रूरत है, जैसे हमने मशीनरी की ज़रूरत है, अब हमने ज़मीन खरीदेंगे तभी तो उस पर ये सब काम होगा ना, तो हमने ज़मीन खरीदी है ना, और फिर हमने उसमें बिल्डिंग बनवा रहे हैं, मशीन्स उसमें लग रही हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी उसमें लग रही हैं, काम चालू नहीं हुआ है, तो ये सब क्या है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि कैपिटल को अभी हमने वर्क इन प्रोग्रेस में रखा है कि काम अभी चल रहा है, चालू नहीं हुआ है। तो यानी कि कैपिटल का यूज करके अभी हम क्या कर रहे हैं, बस वर्क को चला रहे हैं, अभी बस उसकी शुरुआत हो रही है कि हमने ज़मीन खरीदी, बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, और फिर उसमें मशीन्स अटैच, मतलब मशीन्स उसमें हम लगाएंगे, तो वो सब क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कि अब एक टाइम के बाद क्या होगा, फिर जब सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा तो वो हमारा असेट्स में, फिक्स्ड असेट्स में आ जाएगा। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आए होगा, आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं व्हाट आर करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस एंड नेट करंट असेट्स इन द बैलेंस शीट। तो आप ये समझ लेते हैं करंट लायबिलिटीज क्या होती है। करंट लायबिलिटीज हमारी वो लायबिलिटीज होती हैं जिन्हें हम 1 साल के अंदर जिन्हें हमें पे करना होता है ना। तो लायबिलिटीज क्या होती है, हमारी उधारी, तो वो उधारी जो हमें 1 साल के अंदर पे करनी ही करनी है, वो क्या आ जाती हैं, वो आ जाती हैं हमारी करंट लायबिलिटीज में। तो अ कंपनी में रिसीव मैनी ऑफ इट्स डेली सर्विसेज फॉर विच इट डज नॉट हैव एनी पे immediately, like for raw material, goods and services brought on credit. A company may also accept advances from the customers. The company thus has a liability to pay through the payment is deferred. These are known as current liabilities. अब देखो कि अब जैसे कंपनी रोज रॉ मटेरियल मंगाती है, रोज प्रोडक्शन होता है ना, रोज काम चलता है, तब ऐसा तो है नहीं ना कि अगर वो छोटा छोटा सा भी सामान मंगाएगी तो पे करेगी फिर लाएगी, पे करेगी फिर लाएगी, क्योंकि उसे तो बहुत सारा सामान लाना है, तो वो बार बार ऐसे ही पे करती रहेगी तो उसको तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए क्या करता है, वो एक ही बार में अपना बहुत ज़्यादा अमाउंट उठा लेते हैं प्रोडक्ट की, और क्या करते हैं फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या करते हैं, पहले उधारी में उठाते हैं उस प्रोडक्ट को,
और 1 साल के अंदर अंदर तो हमें पे करना ही है। तो अब उस रॉ मटेरियल का, उस गुड्स का, उस सर्विसेज का हमने क्या करा, उधारी में उठा लिया। तो अब एक टाइम के बाद हमें जब पे करना है तो वो 1 साल के अंदर अंदर ही हमें पेमेंट करनी है। तो जो पेमेंट हमें 1 साल के अंदर अंदर करनी होती है वो हो जाती है हमारी करंट लायबिलिटीज। अब प्रोविजंस क्या है, like dividend to shareholders, payment of tax etc. these are called dividends, these are called provisions। अब जब हम क्या करते हैं, अब एक कंपनी को अगर कंपनी के खर्चे कौन क्या 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 होते हैं, कंपनी के खर्चे होते हैं कि उसे अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करना है, टैक्स पे करना है ना, और जो भी अलग अलग खर्चे आते हैं कंपनी के, वो सब क्या आ जाता है, वो सब आ जाता है हमारे प्रोविजंस में। अब तो जब कंपनी क्या करती है, अलग से कुछ अमाउंट को रख लेती है कि उसे क्या करना है, उस पैसे से डिविडेंड पे करना है, शेयर होल्डर्स का डिविडेंड पे करना है, फिर पेमेंट ऑफ टैक्स करनी है, तो उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, उस पैसे को हम बोल देते हैं अपनी प्रोविजंस। तो आई होप आपको करंट लायबिलिटीज और प्रोविजंस भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या, नेट करंट असेट्स। तो ठीक है, हमें बोल रखा है ना कि करंट लायबिलिटीज, प्रोविजंस और नेट करंट असेट्स, बैलेंस शीट में ये टर्म्स क्या है, तो ये हम समझ लेते हैं। तो अब देखो नेट करंट असेट्स क्या होते हैं। नेट करंट असेट्स हमारे वो असेट्स होते हैं जिन्हें हम 1 साल के अंदर अंदर अगर हम चाहें तो, मैंने कहा अगर हम चाहें तो, मर्जी है हमारी, अगर हम चाहें तो उन्हें क्या कर सकते हैं, 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम क्या करते हैं, लैंड खरीदते हैं, तो हम चाहें तो उसे 1 साल के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी मर्जी है। अगर हम नहीं चाह रहे तो हम नहीं करेंगे कन्वर्ट। अगर हमने एक मशीनरी खरीदी और हम चाहें तो उसे 1 साल के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी मर्जी है। अगर हम करना चाहेंगे तो हम करेंगे, हम नहीं चाहते कैश में कन्वर्ट करना तो हम नहीं करेंगे। तो जो प्रोडक्ट, जो एसेट्स को हम क्या कर सकते हैं, हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाती है हमारी नेट करंट असेट्स। तो बस इसमें यही 3 चीज़ें हैं, करंट लायबिलिटीज, प्रोविजंस एंड नेट करंट असेट्स। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं हाउ इज बैलेंस शीट समराइज्ड। अब बैलेंस शीट कैसे समराइज्ड होती है। अब बैलेंस शीट इंडिकेट मैचिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स विद एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एक बैलेंस शीट को समराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 चीज़ों को मैच करना पड़ता है। पहला क्या, हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स, कि हमारे फंड्स के सोर्सेज क्या क्या हैं, और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब सोर्सेज ऑफ फंड्स में क्या आता है हमारे, कि शेयर होल्डर फंड्स में हमारा क्या आता है, रिजर्व ऑन सरप्लस और शेयर कैपिटल, और क्या आता है हमारे लोन फंड्स में अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड लोन्स। तो वो सब क्या चीज़ें हैं हमारी सोर्सेज ऑफ फंड्स। और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में क्या आएगा, हमारा फिक्स्ड असेट्स, हमारी और क्या चीज़ आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को जब हम मैच करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मैच करने के बाद हम बैलेंस शीट को समराइज कर सकते हैं। तो बस यही होता है हमारा बैलेंस शीट समराइज करने का तरीका, जब हम क्या करते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को आपस में क्या करते हैं, मैच करके चेक करते हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा है, तो वो सब आ जाता है हमारा बैलेंस शीट समराइज में। अब देख लेते हैं व्हाट डज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ। अब सीधी सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में क्या होगा, हमें भी पता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट शोज हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ कंपनी हैज बीन अकर्ड बाय अ फॉर्म ऑफ इट्स a company form in its income after providing all its expenditure within a financial year। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, तो ये तो हमें पता ही नहीं था। जैसे अब देखो सीधी सी बात है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में यही बताया जाएगा ना कि कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। तो यही क्या होता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में बताया जाता है कि कंपनी का इस साल कितना ज़्यादा फायदा हुआ या कितना कम लॉस हुआ, या कितना ज़्यादा लॉस हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, पिछले साल से ज़्यादा था कि कम था, है ना। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमारी प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड, तो ये सारी जो स्टेटमेंट होती हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में बताई जाती हैं। ये हमारा बॉक्स 2 का एग्जाम्पल दे रखा है, तो अगर आप चाहो तो बॉक्स 2 को भी क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये हमारा बॉक्स 2 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, है ना। अगर आप चाहो तो इसे पढ़ के चेकआउट कर सकते हो। तो देखो ये कुछ ऐसा होता है ना। हायर क्लासेस में जाओगे तो और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको मिल जाएगा वैसे तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है कि इनकम कितनी है, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, तो ये सारी चीज़ें, और लॉस कितना हो रहा है हमारा, ये सारी चीज़ें क्या है हमारी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में हमें प्रोवाइड हो जाती हैं। अब हम अपना नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, चैप्टर का आखिरी पेज है, इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वन शॉट रिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या दे रखा है हमारा लास्ट टॉपिक, व्हाट शुड वन लुक फॉर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि जब भी हम एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट देखते हैं
तो उसमें वो जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए और क्या हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर अ कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड ऑन द शेयर होल्डर, यानी कि शेयर होल्डर्स के लिए उसकी जो बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। क्योंकि इससे क्या कर सकता है, इससे वो लोग पता कर सकता है कि कंपनी में इन फ्यूचर में कौन कौन से डिसीजन लेने वाले हैं उनकी ग्रोथ के लिए, और क्या क्या कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, कितना लॉस हो रहा है, कंपनी अच्छी चल रही है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें दे रखे हैं जिन्हें हमें क्या करना चाहिए, जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो वेदर देयर इज ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्स एज वेल एज प्रॉफिट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देता है तो उसमें हमें देखना है कि कंपनी की जो ओवरऑल इंप्रूवमेंट है क्या वो अच्छी हो रही है उसकी सेल्स में या नहीं। यानी कि कंपनी की अगर मैं कहूँ कि पिछले साल क्या थी, 100 करोड़ सेल्स हुई थी, लेकिन इस बार अगर वो क्या है, वो 100 करोड़ ना होगी, वो बस 80 करोड़ हुई है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसे घाटा जाएगा, 20 करोड़ सेल्स तो उसकी हुई ही नहीं। तो हमें ये देखना है कि जो कंपनी की इंप्रूवमेंट है, उसकी जो सेल्स हैं वो इंप्रूव हो रही हैं या नहीं, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो ये हमें देखना है। दूसरा देखना है, check for other income carefully for here companies have to scope to manipulate if there is okay। यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि जो उसकी अदर इनकम से, यानी कि कंपनी वैसे तो है नहीं ना कि अपने इन्वेस्टर से ही ले रही है, लगा रही है, कमा रही है, वो क्या करती है, वो भी इन्वेस्ट करती है अपने पैसे को, जो उसके पास सरप्लस में जो डिविडेंड उसके पास जो उसके पास रिजर्व में जो पैसा रहता है उसमें वो भी क्या करती है, वो इन्वेस्ट करती है ना, ताकि वो जैसे अपने फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट करती है, अपने और जो चीज़ें हैं उनमें इन्वेस्ट करती है, ताकि क्या हो, इन फ्यूचर उसे क्या हो, एक स्कोप मिले, वो इन फ्यूचर भी आगे अगर लॉसेस होता है तो उसे फेस करने का बैकअप रखती है। तो हमें ये भी देखना है कि कंपनी के पास जो अदर इनकम सोर्सेज हैं वो अच्छे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कंपनी के पास क्या इतना स्कोप है कि वो इन फ्यूचर काम सही से कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कंपनी के पास अदर इनकम सोर्सेज जो हैं वो अच्छे हैं या नहीं। तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, ऑल्सो चेक फॉर द इंक्रीज ऑफ एक्सपेंडिचर आइटम विद रॉ मटेरियल कंजप्शन, ठीक है। यानी कि अगर कंपनी जो है अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर रही है, जैसे अगर वो अपना रॉ मटेरियल बढ़ा रही है, मैन पावर बढ़ा रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ा रही है, अब उससे क्या उसे फ़ायदा हो रहा है या नहीं। ऐसा थोड़ी ना कि कोई कंपनी वाला बोल रहा है माल बिके या ना बिके, बनाते जाओ और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते जाओ और मैन्युफैक्चर करो, ताकि एक ना एक दिन तो बिक ही जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। हमें ये चेक करना है कि अगर वो अपने खर्चों को बढ़ा रही है तो क्या उसके बाद उसकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हुई या नहीं। ऐसा ना हो कि उसने बस अपने प्रोडक्ट बना के स्टॉक में रख लिए और फिर वो ख़राब हो रहे हैं कि वो बिक ही नहीं रहे। तो हमें क्या चेक करना है कि उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं अगर वो अपना खर्चा बढ़ा रहा है तो ये भी हमें चीज़ क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। एवेलुएट वेदर द कंपनी कुड मेक प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस अलोन। अब जो ये है, जो इसने अलग अलग काम करे हैं, जो अलग अलग उसने डिसीजंस लिए हैं, जो उसने ऑपरेशंस करे हैं बैठ के अकेले, कि वो अगर वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है तो उसके बाद क्या कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमा पा रही है, प्रॉफिट बन रहा है कंपनी में या नहीं। तो इस चीज़ को भी हमें क्या करना है, एवेलुएट करना है, ध्यान में रखना है। हमें लास्ट सेकंड पॉइंट दिया है, यहाँ पे देख लेते हैं। scrutinize that depreciation as well as interest for any abnormal increase. The increase of depreciation is attributed to higher addition in the fixed asset which is good for the long term, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना कि अरे हमने तो ये 1 लाख का प्रोडक्ट खरीदा था, अब ये तो हमें 5 साल के या 10 साल के बाद हमें घाटा देके जाएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर तुमने फिक्स्ड असेट तुमने आज खरीदा है तो उसमें डेप्रिसिएशन तो आएगा ही, उसमें उसकी वैल्यू तो डिक्रीज होगी, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वो एक लंबे समय के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए हमारी कंपनी के लिए क्या एक असेट है, वो हमारी कंपनी को एक लंबे समय के लिए क्या देगा, एक प्रॉफिट देके जाएगा। तो अगर हम डेप्रिसिएशन से डरते रहेंगे तो फिर तो बस काम हो गया। हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि अगर हम फिक्स्ड असेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन से नहीं डरना है। डेप्रिसिएशन तो ऑब्वियसली बात है आएगा ही आएगा, लेकिन वो क्या है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसकी वजह से क्या होगा, जो ग्रोथ है कंपनी की वो इंक्रीज होगी, और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट भी अर्न होगा। लास्ट पॉइंट दिया है, कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर। अब ईपीएस को हमें शेयर करना है कि जो ईपीएस को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि कंपनी का जो एक शेयर है उस पर कंपनी कितना कमा पा रही है, कितना अर्न कर पा रही है। तो ये क्या करना है, ये हमें, जैसे कंपनी के तो करोड़ों शेयर्स होते हैं, अब उस
एक शेयर से कंपनी कितना रुपए कमा रही है, तो ये भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अगर वो एक शेयर से 10 रुपए कमाती है तो सोचो 10 शेयर से कितना कमाएगी, 10 शेयर से वो 100 रुपए कमाएगी। तो ऐसे उसके पास करोड़ों लाखों शेयर्स होंगे तो वो कितना ज़्यादा कमा पाएगी। तो हमें यही क्या करना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि कंपनी अपने एक शेयर से, अपने पर शेयर से कितना अर्न करी है। तो ये सारी चीज़ें हम अगर चेक करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, हम अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट स्टेटमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है उसका वन शॉट रिवीजन पूरा कंप्लीट हो गया है। आई नो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था और थोड़ी सी बड़ी वीडियो भी है, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के पर्सपेक्टिव से भी, और अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो तो उसके पर्सपेक्टिव से भी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर देना, उन्होंने बोल देना कि चैप्टर पूरा पढ़ ले अच्छे से, वन शॉट रिवीजन है। और मैंने सारे जो मेन पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे मैंने डिस्कस करे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।